फिर मुझे कुछ क्वेश्चंस और करवाने होंगे तो अपन देखेंगे कभी एक्स्ट्रा में करेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हमें करवाने हैं अलग से, वो मैं करवाऊंगा। अच्छा जल्दी होमवर्क में बता दो, कोई डाउट तो नहीं है? अगर आपने ट्राई किया तो, जिन्होंने कोशिश ही नहीं की वो मत करना टाइम पास। अगर आपने होमवर्क किए हैं जो मैंने, ये इसके तो होमवर्क किया करो बेटा, जो मैं क्लास में देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए क्लास के होमवर्क, फिर उसके बाद फिर डीपीटी करो, फिर मॉड्यूल को होमवर्क देते हैं वो करो। बेटा वो ग्राफ आपको याद रखना है, न्यूनतम विचलन कोण कब होता है? आई बराबर ई पर, जब आपतन कोण निर्गत कोण बराबर हो। तो बेटा ये चीज आपको याद रखनी है, ये एक्सपेरिमेंटली आया है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ना, तो वो आपको याद रखना है कि ऐसा है ग्राफ में। एक बार कह रहे सर साइन कन्वेंशन में, अच्छा तुम एक चीज बताओ, आपको बस ना 6 चीजें याद रखनी है। दर्पण का साइन, दर्पण की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, वक्र त्रिज्या, इतनी ही तो याद रखनी है। भी का साइन तो अपने आप निकल के आता है, और यू सामान्यतः कैसा होता है बेटा? वास्तविक ही होता है, तो यू का वैल्यू तो हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। चलिए पहला कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 5 करवा दीजिए, आइए देखते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले एक अभिसारी लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर एक सीधी वस्तु को रखा गया है। लेंस के दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी दर्पण को रखा गया है। तो अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति और आकार बताइए। तो बेटा हमारे पास एक अभिसारी लेंस है मतलब उत्तल लेंस, और एक अभिसारी दर्पण है मतलब अवतल दर्पण। लेंस की दूसरी ओर 60 सेंटीमीटर पर, तो सिंपलेस्ट डायग्राम बनाओ, आंसर आ जाएगा भाई। सिंपलेस्ट डायग्राम बनाइए, आंसर आ जाएगा। आंसर कहां जाएगा? ये हमारे पास लेंस है और यहां पर एक दर्पण है, यहां पर दर्पण है, वस्तु कहां रखी हुई है? यहां पर। इससे प्रतिबिंब बना, मान लीजिए यहां पर प्रतिबिंब का नाम दिया हमने I1, कितना दूरी पर? यहां से V1 दूरी पर। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? U बोलते हैं, U बोलते हैं। अब दर्पण से प्रतिबिंब, तो ये जो वस्तु बनी है वो दर्पण के लिए, सॉरी ये जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के लिए क्या हो जाएगी? वस्तु प्रकाश किरण गई, टकरा के आई, मान लीजिए यहां पर अंतिम दर्पण के केस में प्रकाश किरण टकरा के वापस आएगी। लेंस होता तो उस साइड चली जाती। यही तो सिंपलेस्ट रे डायग्राम होता है अपना, ठीक है। तो ये टोटल दूरी आपको कितनी दी गई? 60 सेंटीमीटर। जैसे हम क्या मानते थे? x, इसको हम क्या मानते थे बेटा? x मानते थे, ठीक है, जिसका मान कितना दिया गया? 60 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण के लिए वस्तु हो जाएगी, दर्पण के लिए वस्तु हो जाएगी x माइनस वी वन डिस्टेंस पर, x माइनस वी वन डिस्टेंस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखो क्या क्या कहा जाता है। 20 सेंटीमीटर फोकस, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, 60 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 10। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है? 40। यू का मान कितना दिया? 40। तो पहले लेंस के लिए समीकरण बना दो, सूत्र लगा लो। हमारी तो सूत्र भी अलग नहीं है बेटा, 1 अपॉन यू, या सीधे लिख दो। हमें v1 निकालना है तो v बराबर क्या होता है? उफ अपॉन यू माइनस एफ, यू माइनस एफ। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई? यू का मान कितना है? 40, एफ का मान कितना है? 20, है ना। इसकी फोकस दूरी भी धनात्मक लेते हैं, इसकी भी धनात्मक लेते हैं। दोनों की फोकस दूरी कैसे लेते हैं बेटा? अपन धनात्मक लेते हैं। अपॉन 40 माइनस 20 कितना बचा? 20, 20 से 20 गया, v1 का मान आ गया, v1 का मान आ गया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब दर्पण के लिए आ जाओ बेटा। दर्पण के लिए ये वस्तु, दर्पण के लिए क्या होगी वस्तु? तो 1 अपॉन वस्तु की दूरी x माइनस v1 प्लस 1 अपॉन v, अंतिम प्रतिबिंब मान लीजिए यहां पर बन रहा है v पर, ये अपना अंतिम प्रतिबिंब है I, इज इक्वल टू 1 अपॉन f, 1 अपॉन f। तो 1 अपॉन x का मान कितना है? 60, v1 का मान कितना है? 40 प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसकी फोकस दूरी बेटा धन की ही लेते हैं, अब तल दर्पण है। तो 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन v इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन v, 1/10 माइनस कद्दू, कद्दू नहीं भिंडी, लौकी। तो बेटा यहां से v का मान कितना आ गया? v का मान 20 सेंटीमीटर ही आ गया, v का मान कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अंतिम प्रतिबिंब यहां से 20 सेंटीमीटर पर बनेगा सामने, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर। अब चाहो तो हम आवर्धन की भी बात कर लेते हैं। तो लेंस से आवर्धन कितना हुआ? आवर्धन किससे? लेंस से। तो आवर्धन क्या होता है? माइनस v बाई यू। तो माइनस का ये है 40 और ये कितना है? ये भी 40 है, यू भी 40, v भी 40, ठीक है। तो m किसका? लेंस का। लेंस से आवर्धन कितना आया बेटा? -1। अब हम m देखते हैं किससे? दर्पण से। तो दर्पण से आवर्धन लिखें तो माइनस का v अपॉन यू, ठीक है। तो माइनस v का मान कितना आया इसके लिए? 20 आया है ना। यहाँ v की जगह क्या लोगे? v1। और u का मान कितना है? x माइनस v1। u कितना था बेटा? x माइनस v1 था दर्पण के लिए। तो माइनस का 20 डिवाइडेड बाय 60 माइनस v1 का वैल्यू कितना आया था? 40 आया था। तो ये कितना आया? माइनस 20 अपॉन 20। तो ये भी कितना आया? -1 आया। तो आवर्धन वही है, बराबर बराबर आवर्धन है भाई साहब, है ना। कुल आवर्धन हम लिखें, टोटल आवर्धन की अगर अपन बात करें तो m टोटल क्या हो जाएगा? इनका गुणा कर देते हैं, m1 इंटू m2, मतलब m किसका? लेंस का, इंटू m किसका? दर्पण का। तो ये कितना होगा? -1 इंटू -1 कितना आ गया? +1, 1 आया है ना। वैसे हमें परिमाण से मतलब होता है, किससे मतलब होता है? परिमाण से। तो समान आकार किसमें? इसमें 2 गुना आकार, तो ये तो गए है, तुम गए। तो अभिसारी दर्पण से 20 सेंटीमीटर पर समान आकार का, ये आंसर हो गया। दर्पण से अंतिम प्रतिबिंब कितना दूरी पर है? 20 सेंटीमीटर पर, समान आकार का है, ठीक है। क्लियर है क्या बेटा ये बात? आपको इतना सिंपल तरीका होता है कि सीधा सोचो, सिंपलेस्ट डायग्राम, इसका यहां बना फिर इसका यहां बना, समझ गए? जहां बना इसका यहां बना। अब ये जो प्रतिबिंब है इस दर्पण के लिए वस्तु का कार्य करेगा। अब दर्पण के लिए सिंपलेस्ट डायग्राम, दर्पण से तो किरण टकरा के वापस आती है भाई साहब, टकरा के वापस उलवा दो, दैट्स इट। चलिए हम प्रिज्म की बातचीत कर रहे थे, किसकी बातचीत कर रहे थे दोस्तों? प्रिज्म की, ठीक है बेटा। ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ याद रखना है आपको, ये ग्राफ याद रखना है। ये कोई हमने फंक्शन से नहीं बनाया ग्राफ, है ना। वैसे तो इन जनरल क्या होता है कि y बराबर कुछ x² आ गया, y बराबर x टाइप का कुछ आ गया, y बराबर sin x आ गया, तो हम कहते थे कि sin x का ग्राफ है, x² का ग्राफ परवलय बनेगा, सरल रेखा बनेगा। ये नहीं, ये कोई फंक्शन से ग्राफ नहीं बनाया, आपको ग्राफ याद रखना है। यहाँ i बराबर e पर विचलन न्यूनतम, ये याद रखना है। और फिर
आई या ई में से कोई एक कोण 90 डिग्री हो जाए, आई या ई में से कोई एक कोण कैसा हो जाए 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो विचलन अधिकतम, विचलन अधिकतम, यहां पर E90, यहां पर E90, यहां पर I90 बना हुआ है ग्राफ, आपको याद रखना है, लेकिन मैंने अपने हाथों से बना दिया था, हमने क्या किया था, अपने हाथों से बना दिया था, हमने कहा क्यों आपके हाथ गंदे करें। अब देखो एक केस और देख लेते हैं, किरण के निर्गत ना होने की शर्त मैं बनाता हूं। हमने कहा एक प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर कुछ इस प्रकार से आपतित हुई, ये हमारा प्रिज्म है, ठीक है, एक प्रकाश किरण यहां पर बेटा आपतित होती है, ये प्रभु ये तो नक्शा बन गया, विश्व का नक्शा बन गया, ये तो नक्शा नहीं बनाना है। ठीक है, एक प्रकाश कण बेटा ऐसे आई, यहां पर आपतित हुई ऐसे बिल्कुल टच करते हुए, फिर वो इधर चली गई, और हम ये चाहते हैं किरण प्रिज्म से बाहर ना जाए, ये किरण प्रिज्म से बाहर ना जाए, तो प्रिज्म से बाहर ना जा पाए तो सबसे पहले अपन क्या करते थे, है ना, बाहर ना जाए अर्थात इसका क्या हो जाए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, क्या हो जाए, प्रकाश कण का बाहर ना निकलने की शर्त क्या हम कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए, तो प्रकाश कण बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है, प्रकाश कण ऐसे आई थी इधर, ये आपतन कोण I = 90 डिग्री है, ठीक है, तो प्रकाश कण यहां गई, ये निर्गत कोण E = कितना 90 डिग्री, अगर निर्गत कोण 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा, थीटा सी, ये वाला एंगल कितना कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा, थीटा सी, ये एंगल 90 डिग्री है, तो यहां सघन माध्यम में अगर विरल माध्यम में कोण 90 डिग्री है, विरल माध्यम में कोण 90 डिग्री, तो सघन माध्यम का कोण क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण वही होता था ना कि विरल माध्यम में कोण कितना हो जाए 90 डिग्री। तो ये तो हमने एक ऐसी शर्त बनाई है कि प्रकाश किरण जस्ट प्रिज्म से गुजर पा रही है, प्रकाश किरण प्रिज्म से जस्ट गुजर पा रही है, ठीक है, तो इस केस में देखो R1 बराबर R2 है और बराबर किसका, थीटा सी के, हम जानते थे R1 + R2 बराबर कितना होगा, ऐसा ए होता है, ये क्या है बेटा, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, तो R1 का मान कितना, थीटा सी, R2 का मान भी कितना बेटा, थीटा सी है, बराबर ए, तो अगर 2 थीटा सी बराबर ए है तो प्रकाश किरण जस्ट निकल पाएगी, प्रकाश किरण प्रिज्म से जस्ट पास होगी, जस्ट पास होगी, जस्ट गुजर पाएगी, जस्ट पास हो पाएगी, ठीक है, लेकिन अगर हम कहते हैं कभी ए का मान अगर ज्यादा हो जाए, प्रिज्म कोण ए का मान ज्यादा हो जाए किससे, 2 थीटा सी से, 2 थीटा सी से, तो TIR हो जाएगा, TIR हो जाएगा, कहां पर TIR हो जाएगा, यहां पर प्रकाश कण यहां से जाएगी, परावर्तित होकर कैसे वापस आ जाएगी, परावर्तित होकर वापस आ जाएगी, प्रिज्म से बाहर नहीं गुजर पाएगी, इस सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, हमने कहा देखो ए का मान हम कह रहे हैं 2 थीटा सी से ज्यादा हो जाए, 2 थीटा सी से ज्यादा हो जाए, अगर ए का मान 2 थीटा सी से हमें ज्यादा कराना है, ठीक है, तो मान लीजिए थीटा सी कितना है, थीटा सी का मान कितना है, 30 डिग्री है, ऐसा माने ना, और प्रिज्म कोण हमने ए ले लिया 62 डिग्री, ये कितना ले लिया 62 डिग्री, कितना 62 डिग्री ना, 62 डिग्री ले लिया, समझना ऐसे, तो हम कह रहे हैं R1 + R2 = कितना है, 62 डिग्री, इसमें से चलो एक कोण क्रांतिक कोण है थीटा सी, एक कोण क्रांतिक कोण है थीटा सी 30 डिग्री, तो दूसरा कितना होना पड़ेगा, तो सर दूसरा कोण कितना हो जाएगा, 32 होगा, तो दूसरा कोण अगर 32 होगा मतलब क्रांतिक कोण से ज्यादा हो गया, अगर कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा होगा तो फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसको दूसरे तरीके से समझो, हमने कहा थीटा सी + थीटा सी बराबर ए, अगर ए का मान हम ज्यादा करते हैं किससे, थीटा सी + थीटा सी मतलब 2 थीटा सी से, ये 2 थीटा सी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये ज्यादा है थीटा सी + थीटा सी से, अगर ज्यादा हुआ 2 थीटा सी से, तो देखो क्या होगा बेटा, एक कोण ज्यादा हो जाएगा ना थीटा सी से, अगर ए का मान थीटा सी से ज्यादा है तो चलो ये थीटा सी है तो ये वाला थीटा सी से बढ़ जाएगा, ये थीटा सी से बढ़ जाएगा, जो कोण थीटा सी से बढ़ जाएगा वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ऐसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन बेटा हो जाएगा। तो अगर ये बराबर 2 थीटा सी है तो प्रकाश कण जस्ट निकल पाएगी, अगर प्रिज्म कोण का मान ज्यादा हो गया 2 थीटा सी से तो फिर प्रकाश कण नहीं निकल पाएगी, बरोबर ऐसा। अच्छा एक चीज और, फिर हम पतले प्रिज्म पे चलेंगे कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में प्रकाश किरण बेस के समांतर हो जाती है, प्रकाश कण त्रिभुज के बेस मतलब आधार के समांतर हो जाती है, आधार के समांतर हो जाती है, देखिए कैसे, हमने कहा ये प्रिज्म लिया अपन ने, ये क्या किया, एक प्रिज्म लिया, प्रकाश की किरण आई, अभिलंब, यहां पर अभिलंब, कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं तो याद रखना बेटा, प्रकाश कण यहां से आई, अपवर्तित हुई और यहां चली गई, तो ये कहा जाता है ये दोनों समांतर हो जाते हैं, बेस और प्रिज्म के अंदर की प्रकाश कण, बेस तथा प्रिज्म के अंदर की प्रकाश कण एक दूसरे के समांतर हो जाते हैं, देखिए कैसे, हमने कहा ये वाला कोण कितना है आई, ये वाला कोण भी फिर ये ई होता था, न्यूनतम विचलन में ई और आई बराबर हो जाते थे, ये एंगल कितना आर, ये एंगल कितना आर, ये एंगल कितना आर, ठीक है, ये वाला एंगल कितना हुआ बेटा आर हुआ, ठीक है, तो ये बचे हुए एंगल क्या हो जाते हैं, ये वाला एंगल, तो हम कहेंगे सर ये 90 - आर और ये भी एंगल कितना 90 - आर, ठीक है, अब हम इस एंगल की बात करें,
किसकी बात कर रहे हैं? इस एंगल की। इस एंगल को हमने मान लिया अल्फा, ये वाला एंगल हमने मान लिया बीटा। ये वाला एंगल हमने कितना ले लिया? बीटा ले लिया। चलो कितना ले लिया? बीटा। ये एंगल कितना है बेटा? ए है। ये एंगल कितना है? ए। तो ए की वैल्यू किसके बराबर? सर ए की वैल्यू 2r के बराबर है। ए की वैल्यू किसके बराबर है? 2r के बराबर है। ठीक है, ए की वैल्यू किसके बराबर बेटा? 2r के बराबर। ठीक है, अब हम इसमें क्या सोचें? अच्छा, ये एंगल अल्फा, ये भी एंगल अल्फा। ये एंगल कितना? अल्फा। दोनों एंगल हमने अल्फा लिए, समबाहु त्रिभुज। तो हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं क्या? तो आप ऐसे लिखेंगे a प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, बरोबर। तो हम अल्फा का मान ज्ञात करें। अल्फा एक की जगह क्या लिख दो बेटा? एक की जगह लिख दो 2r, एक की जगह 2r प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो यहां से r प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 90 माइनस r। 90 माइनस r। तो ये वाला एंगल कितना हो गया भाई साहब? 90 माइनस r। ये एंगल भी कितना हुआ? मतलब दोनों ही सेम है, 90 माइनस r। ठीक है, एक किस केस में बेटा? ये समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु या समद्विबाहु, समद्विबाहु है ना, इनकी ये भुजाएं बराबर हैं, इनकी ये भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो अपन ने चेक किया कि ये अल्फा का मान कितना आ गया? 90 माइनस r। ये एंगल भी कितना है? 90 माइनस r है। इसका मतलब ये दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं? समांतर हैं। कैसी हैं? समांतर। ये भी 90 माइनस r, ये भी 90 माइनस r, तो ये दोनों प्रकाश किरणें कैसी हैं? समांतर। कैसे? a बराबर 2r अपन जानते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में। न्यूनतम विचलन के लिए बेटा, न्यूनतम विचलन के लिए याद है ना बेटा कंडीशन कि i बराबर e, r1 बराबर r2 बराबर कितना? r मान लेते थे। ठीक है, फिर आप इसको ऐसे लिख सकते थे कि r1 प्लस r2 का मान किसके बराबर? a के। तो r प्लस r बराबर a, तो बेटा ये 2r का मान किसके बराबर आ गया? a के। अब ये त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज। कौन सा वाला त्रिभुज भाई साहब? बड़ा वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोण a प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री। a की जगह 2r लिखा, ये 2 अल्फा हो गया 180, r प्लस अल्फा बराबर 90, तो अल्फा बराबर 90 माइनस r। अर्थात बेटा ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर है, तो प्रकाश किरण कैसी होगी? ये दोनों समांतर होंगे। कैसे होंगे? समांतर। तो इस पॉइंट को भी बेटा आप याद रख सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं भाई? अब हम आगे चल रहे हैं पतले प्रिज्म पर। इस पर चलते हैं पतले प्रिज्म। तो पतला प्रिज्म क्या होता है? हमने कहा कुपोषण का शिकार, मतलब प्रिज्म कोण बहुत कम। प्रिज्म कोण बहुत कम, बहुत कम। सामान्यतया हम क्या देते हैं? a लेस देन 10 डिग्री। अब कभी a का मान 10.5 हो, 11 डिग्री हो, तो भी पतली प्रिज्म है वो, तो भी उसको अपन कैसा प्रिज्म लेके चलेंगे? पतला प्रिज्म। तो प्रिज्म जब पतला होता है, बहुत पतला, इससे भी पतला होता है, लेकिन आपको दिखाई दे इसलिए मैं ऐसा बना रहा हूं, है ना, थोड़ा चौड़ा बनाऊंगा तभी तो दिखाई देगा। तो अपन क्या करते हैं बेटा, जो अपवर्तन हो रहा है प्रिज्म से, वो एक ही जगह दर्शा देते हैं। वो एक ही जगह पर बेटा दर्शा देते हैं प्रिज्म से अपवर्तन। होमवर्क 5 करवा दिया भाई। एक ही जगह दर्शा देते हैं कि जैसे प्रकाश किरण आई, प्रकाश किरण को ऐसे जाना था। ठीक है, प्रकाश किरण को बेटा इस रास्ते पे जाना था, लेकिन वो प्रिज्म के कारण कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण को बेटा ऐसे जाना था, लेकिन प्रिज्म से क्या हुई? वो कुछ विचलित हो गई, डेविएट हो गई, है ना, अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। क्या करके सुनना बेटा? ध्यान से। पतला प्रिज्म, कैसा प्रिज्म है भैया? पतला प्रिज्म है। तो मेन चीज क्या होता है? विचलन ही होता है। विचलन, विचलन कौन है? और विचलन अपन जानते थे, अपन क्या लिखते थे बेटा? म्यू इज इक्वल टू साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 अपॉन साइन a बाय 2, अपॉन साइन a बाय 2, यही लिखते थे। अब देखो पतला प्रिज्म है, प्रिज्म कैसा है बेटा? पतला है, तो विचलन भी बहुत ज्यादा नहीं, विचलन भी बेटा बहुत ज्यादा नहीं, और एक ही जगह पर अपन विचलन लिख देते हैं, है ना। तो विचलन कितना? a प्लस डेल्टा m अपॉन 2। अब हमने कहा चूंकि प्रिज्म पतला है, पतला प्रिज्म पतला है, अतः एंगल कम होंगे, एंगल कम होंगे बेटा। पतला प्रिज्म भी ना, ये पूरा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं होती है, वो पूछी जाती है बोर्ड में। अभी हम बताएंगे वो परिभाषाएं। प्रिज्म पतला है तो एंगल कम होंगे, एंगल कम होंगे तो हम क्या कर सकते हैं? साइन थीटा नियरली इक्वल टू क्या लिख लिया जाता है? थीटा लिख लिया जाता है। तो यहां से देखिए इधर म्यू, ऊपर साइन हटाओ, तो a प्लस डेल्टा, है ना। डेल्टा पतला प्रिज्म है तो डेल्टा मिनिमम मैक्सिमम का कोई मतलब ही नहीं है, तो हमने लिख दिया a प्लस डेल्टा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय, यहां से नीचे से भी साइन हटा दो, प्रिज्म कोण बहुत कम है बेटा, तो ये a बाय 2 बचा, a बाय 2। कट गया कट गया, हमने कहा कट गया, बकरा कट गया। अपन तो साधु आदमी, अपन को क्या लेना देना? a प्लस डेल्टा अपॉन m, सॉरी अपॉन a। अब इसको मैं थोड़ा सा यहां लेके जाता हूं, तो a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया? म्यू इंटू ए, म्यू इंटू ए। तो डेल्टा का मान कितना आया? म्यू इंटू ए माइनस 1। तो डेल्टा का मान आ गया बेटा म्यू माइनस ए, म्यू माइनस 1, और ए दोनों में से बेटा कॉमन आ जाएगा। पतले प्रिज्म में बेटा मेन चीज होती है विचलन, और बड़ा आसान है सर, ये हमने कल पढ़ा था, मैंने बोला था बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर बेटा आउट हो रहे हैं। ठीक है, कल पढ़ा था, साइन हटा दिए गए, एंगल कम है, सिंप्लीफाई किया, हमको कुछ मिल गया। जो कुछ मिला है वही विचलन है। क्या है बेटा? विचलन। अब पूरी कहानी विचलन के ही इर्द गिर्द, पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द घूमेगी बेटा? विचलन के। ठीक है, विचलन मिल गया मतलब हमको सब कुछ मिल गया। अब देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है कि जैसे किसी प्रकाश में अलग अलग कलर हैं, अलग अलग कलर हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग रंगों में बट जाता है, उसको हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। ऐसा क्यों हो जाता है? सुनना। एक कॉचीज नाम के साइंटिस्ट थे, कोची का सूत्र। तो कोची साहब ने बताया कि जो पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। या हम कहें अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए, अलग अलग तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए म्यू अलग अलग होता है। बड़ी सिंपल बात है, रिलेशन बताया था, इसको हम कहते हैं कोची फॉर्मूला, कोची का सूत्र। यहाँ a ब b
नियतांक है, इन्हें हम कोची के नियतांक कहते हैं ना, इनसे कोई खास लेना देना नहीं है, बस ये याद रखना ए और बी क्या है कांस्टेंट, ए बी क्या है बेटा कांस्टेंट। तो ये कोची ने एक सूत्र बताया, ठीक है। तो इस सूत्र के अनुसार अपन देख सकते हैं ए कांस्टेंट बी कांस्टेंट, लैम्डा बदला म्यू बदला, लैम्डा बदला म्यू बदला, लैम्डा बदला म्यू बदला। तो हम यहां से कह सकते हैं कि लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य चेंज होने पर, तरंगदैर्घ्य चेंज होने पर म्यू चेंज हो जाता है, म्यू चेंज हो जाता। इनफैक्ट अपन क्या कह सकते हैं, लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम। हम ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा अगर ज्यादा है तो म्यू कम होगा। सर क्यों, किसने बताया आपको? हमका सूत्र ने बताया, लैम्डा से हम भाग दे रहे हैं, लैम्डा का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो म्यू कम होगा, लैम्डा का वैल्यू म्यू कम। अब हमारे पास जो प्रकाश है ना, चलो व्हाइट लाइट कह देते हैं, सफेद प्रकाश। सफेद प्रकाश में कितने रंग होते हैं, ये हम कहें कितनी तरंगदैर्घ्य होती है, हर रंग की अपनी अलग तरंगदैर्घ्य, हर रंग की अपनी अलग तरंगदैर्घ्य। तो जो सफेद रंग होता है बेटा, सफेद प्रकाश होता है, तो उसमें अलग अलग कलर होते हैं। सफेद प्रकाश, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश में अलग अलग है ना, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अलग अलग कलर होते हैं। और हम इनकी तरंगदैर्घ्य भी जानते हैं कि लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होगा, वैसे लैम्डा सबसे ज्यादा होगा वैसे भाई रेड का, फिर लैम्डा ऑरेंज का, फिर लैम्डा किसका येलो का, फिर लैम्डा किसका, फिर लैम्डा किसका आता है येलो के बाद ग्रीन का, फिर लैम्डा किसका ब्लू का, फिर लैम्डा किसका इंडिगो का, और फिर लैम्डा किसका वायलेट का। बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये अपन सब जानते हैं। अब सफेद प्रकाश में 7 अलग अलग रंग होते हैं, तो इनकी 7 अलग अलग तरंगदैर्घ्य, 7 अलग अलग तरंगदैर्घ्य, और तरंगदैर्घ्य अलग तो म्यू अलग, तरंगदैर्घ्य अलग तो म्यू अलग, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम, लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम, अर्थात म्यू सबसे कम किसका होगा रेड का, फिर म्यू किसका होगा ऑरेंज का, फिर म्यू किसका होगा येलो का, फिर म्यू किसका होगा ग्रीन का, फिर म्यू किसका होगा ब्लू का, ब्लू का, और फिर म्यू किसका होगा इंडिगो का, और सबसे ज्यादा म्यू किसका होगा वायलेट का, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 7 है गए, 7 है गए, 7 है गए, ठीक है। हिंदी में अगर आप नाम कहो तो इसको बोलते हैं बैगनी जामुनी, बैगनी जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज मतलब संतरा, संतरा बोलते, ऑरेंज को संतरा ही बोलते हैं, संतरा और लाल, संतरा और लाल। ऑरेंज कलर को हिंदी में संतरा ही कलर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? फ्यूज आएंगे, होमवर्क नंबर 3 पर आ जाएंगे, एंड में बता दूंगा मैं। तो हम अब देखो इससे क्या फर्क पड़ रहा है, प्रिज्म पर क्या फर्क पड़ रहा है। तो हमने कहा देखो, हम विचलन की बात करें, विचलन, तो विचलन डेल्टा इज इक्वल टू कितना है म्यू माइनस 1 इनटू, हमने कहा विचलन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमने कहा ओ माय गॉड विचलन म्यू पे निर्भर कर रहा है, नारंगी कहते हैं, ओके नारंगी कहते हैं, नारंगी, यस क्या बोलते हैं नारंगी, थैंक यू सो मच नारंगी। तो डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू, हमने कहा म्यू अलग तो विचलन अलग, ओ माय गॉड, तो विचलन कौन अलग, विचलन कोण अलग। यही नहीं हम यहां से ये भी देख सकते हैं दैट डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू म्यू, डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू यू, अर्थात म्यू ज्यादा तो डेल्टा ज्यादा, विचलन ज्यादा। म्यू सबसे ज्यादा किसका है सर, वायलेट का, बैगनी कलर का म्यू सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे जो विचलन है ना, विचलन सबसे ज्यादा बैगनी में होगा, फिर विचलन किस में आएगा इंडिगो में, फिर विचलन किस में होगा ब्लू में, फिर विचलन किस में होगा ग्रीन में, फिर विचलन किस में होगा येलो में, फिर विचलन किस में होगा ऑरेंज में, और सबसे कम विचलन किस में होता है रेड कलर में। रेड कलर का विचलन बेटा सबसे कम होगा, रेड कलर का विचलन सबसे कम, ठीक है। तो देखो विचलन कोण अलग अलग, विचलन कोण क्या है अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर आपतित हुई, तो इस प्रकाश कण को भाई साहब जाना तो था दिल्ली दिल्ली नहीं जाना था भैया, दिल्ली नहीं जाना था प्रकाश कण को जाना था इधर, सफेद प्रकाश कण मान लीजिए इधर जाना था, लेकिन हुआ क्या, बीच में आ गया प्रिज्म, बीच में आ गया प्रिज्म, तो विचलन होगा, विचलन होगा। तो प्रकाश कण यहां चलेगी, हमने कहा ऐसे नहीं जाएगी, यहां ऐसे नहीं जाएगी, ये प्रिज्म है, अलग अलग रंग के लिए अपवर्तनांक अलग अलग, तो विचलन कोण भी अलग अलग, विचलन कोण भी अलग अलग, तो ऐसे नहीं जाएगी। तो ये कैसे जाएगी, सबसे कम विचलन किसमें हो रहा है, सबसे कम विचलन रेड में हो रहा है, तो रेड सबसे कम विचलित होगी इधर। सबसे ज्यादा विचलन किसमें हो रहा है, सबसे ज्यादा विचलन वायलेट में, किसमें बेटा वायलेट कलर, इसमें सबसे ज्यादा विचलन। और फिर बचे हुए कलर इसी के बीच में, बचे हुए कलर कहां होंगे बेटा इसके बीच में, वायलेट के बाद कौन सा आ जाएगा, वायलेट के बाद इंडिगो आ जाएगा, फिर ब्लू आ जाएगा, हमारे पास इतने कलर तो हतना है, ब्लू आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा ग्रीन आ जाएगा, ग्रीन है मेरे पास, फिर इधर ग्रीन आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा ग्रीन के बाद येलो डर्टी फेलो आ जाएगा, येलो है हमारे पास, फिर येलो के बाद संतरा आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा संतरा कलर आ जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार से बेटा क्या होगा, अलग अलग रंगों में विचलन अलग अलग होता है, ठीक है। ये विचलन किसमें लेड कलर में ये विचलन सबसे कम, विचलन सबसे कम, विचलन सबंत ज्यादा किसमें भैया वायलेट कलर में, इतना विचलन हो गया, ये लैम्डा डेल्टा किसका वायलेट कलर का, ठीक है। तो सभी प्रकाश कणों में अलग अलग विचलन होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है कि ये सफेद लाइट आई थी, दिस इज व्हाइट लाइट, सफेद प्रकाश कण, व्हाइट लाइट आई थी, व्हाइट लाइट आई अलग अलग भागों में बट गई, क्यों बट गई, रीजन फिर से सुनो। कोची साहब उड़ते हुए आए कोची साहब, उन्होंने कहा कि म्यू है ना, म्यू लैम्डा पर निर्भर करता है, हमने कहा लो लैम्डा अलग तो म्यू अलग, लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम, भाग दे रहे हैं लैम्डा ज्यादा तो म्यू कम। अब हमने सफेद प्रकाश की बात की, तो लैम्डा सबसे ज्यादा रेड का, फिर ऑरेंज का, येलो का, तो ये लैम्डा का क्रम होता है। अगर ये लैम्डा का क्रम है तो उसका उल्टा म्यू का क्रम हो गया, म्यू अलग अलग होगा सभी रंग के। अब हमने कहा विचलन का होता है, तो किसी ने कहा सर विचलन है ना ये म्यू पर निर्भर करता है, तो म्यू अलग अलग तो विचलन कौन अलग अलग, और डेल्टा समानुपाती है म्यू के, देखो समानुपाती है, तो हमने कहा इसका म्यू ज्यादा उसका विचलन ज्यादा, विचलन सबके अलग अलग है। अब किसका ज्यादा किसका कम, आहारी क्षम,
किसका ज्यादा किसका कम, तो हमने कहा इसका म्यू ज्यादा उसका विचलन ज्यादा, म्यू ज्यादा किसका है, म्यू ज्यादा किसका है, वायलेट का, तो विचलन ज्यादा वायलेट में, विचलन सबसे कम रेड में। तो सफेद प्रकाश हमने यहाँ पर फेंका, सफेद प्रकाश फेंका, इंद्रधनुष बन गया, सफेद प्रकाश फेंका, इंद्रधनुष बन गया, अपने अलग अलग रंगों में, अपने रंगों के अलग अलग अवयवों में बट जाता है। इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ दूं सर, रहने दो, मैं पढ़ा लिखा हूं, तभी पढ़ देते हैं। जब प्रिज्म पर सफेद प्रकाश आपतित होता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रिज्म अलग अलग तरंग दैर्घ्य के लिए अलग अलग अपवर्तनांक प्रदर्शित करता है, जिसके कारण अलग अलग विचलन कोण आता है। समझ गया क्या बात को, वर्ण विक्षेपण है। समझ गया होगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। अब यहाँ पर एक परिभाषा आती है, देखो ये वही फोटो बनाई हुई है, ऐसा सफेद प्रकाश का नायाब बढ़ गया, साथ में बढ़ गया ऐसे, है ना। ये प्रिज्म भले चौड़ा हो, अपन पतले प्रिज्म लेके चल रहे हैं, दिखाने के लिए चौड़ा बनाया हुआ है, आपको दिखाई दे चौड़ा बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें से भी जो 7 रंग होते हैं ना, इसमें से येलो को हम लेते हैं माध्य रंग, ठीक है। येलो कलर को कलर का को माध्य रंग माना जाता है, येलो रंग को क्या माना जाता है बेटा, माध्य कलर। सर माध्य येलो को क्यों माना, पगले हो क्या, ग्रीन होना चाहिए ना, देखो ग्रीन के 3 इधर, तो बीच में तो ग्रीन है, ग्रीन होना चाहिए माध्य कलर। तो हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं। माध्य कैसे निकालते हैं, हमने ये वायलेट का और रेड का माध्य निकाला, तो वो येलो के बराबर आया, किसके बराबर आया, येलो के, इसलिए येलो कलर को माध्य कलर लिया जाता है। क्या लिया जाता है, इसका काम आएगा आगे, ऐसे नहीं बता रहा हूं। माध्य कलर हम किसको लेके चलते हैं बेटा, येलो कलर को, ठीक है। मिड में तो ग्रीन है बेटा, मिड में होने से नहीं होता है, मिड में होने से नहीं होता है ना। हम माध्य निकालते हैं, है ना, हम क्या करते हैं, माध्य निकालते हैं, तब देखते हैं। तो हमने वायलेट की तरंग दैर्घ्य ली, इसकी तरंग दैर्घ्य ली, और हमने माध्य निकाला, तो वो येलो से मैच कर रहा था, येलो से, है ना। तो याद रखना। सर आपने 10th क्लास के सर्टिफिकेट का पता कर लिया बेटा, इसमें हाँ ये बताओ ना किस चीज के लिए चाहिए 10th क्लास का सर्टिफिकेट आपको, हम इसको एंड में बात करते हैं बेटा इसके बारे में। अब यहाँ पर एक टर्म आता है जिसको अपन क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण। क्या कहते हैं बेटा, कोणीय विक्षेपण। तो कोणीय विक्षेपण क्या होता है, कुछ नहीं, बहुत आसान बेटा। कोणीय विक्षेपण किस कोण से विक्षेपित हो गई, किस कोण से विक्षेपित हो गई है, ठीक है। अगर आप अपनी फोटो में बनाए तो कोणीय विक्षेपण पता क्या होगा अपनी फोटो में, इसको हम कहेंगे कोणीय विक्षेपण, थीटा से प्रदर्शित कर देते हैं। थीटा को क्या कहते हैं, कोणीय विक्षेपण। कमेंट खुले हैं तो जल्दी बताओ बेटा, थीटा का मान निकालने का कोई तरीका सूझ रहा है आपको, थीटा का मान निकालने का कोई तरीका सूझ रहा है क्या आपको, सूझ रहा हो तो 96 कभी 100% मतलब 99 भी नहीं होता, कुछ भी कितना भी आसान चीज हो, बस ईयर बैच में देखते हैं 100% आता है। तुम्हारे बैच में कुछ भी कर लो 100% नहीं आता है, कुछ भी कर लो। हम ये पूछे 3 2 + 3 = कितना हो गया 5, तो भी 100% नहीं आएगा, पता नहीं, वरदान प्राप्त है। तो थीटा का मान बेटा हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा V - डेल्टा R। देख लो फोटो से, देख लो थीटा का मान लिखना है तो ये पूरा कितना डेल्टा V, ये कितना डेल्टा R, तो डेल्टा V - डेल्टा R करा दो, थीटा मिल गया, थीटा मिल गया, बधाई हो, थीटा मिला है, बधाई हो, थीटा मिला है। तो कौन तो हम वैसे ही बना चुके हैं, तुमको हम कुर्बान कर देते हैं। किसी भी अच्छे काम के लिए ना बेटा किसी ना किसी की तो कुर्बानी देनी पड़ती है। हमारी आजादी के लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी, बेटा सफेद रंग क्यों प्राप्त नहीं होता बेटा सफेद अकेला रंग नहीं होता है, सफेद रंग संयोजन होता है। अब सफेद ये बहुत सारे ये जो 7 रंग हैं ये जब मिल जाते हैं ना तो सफेद बनता है। तो क्या होता है बेटा सफेद, उसको हम कहते हैं सफेद। तो सफेद ऐसे सच तो कोई रंग नहीं, काला कोई रंग नहीं होता है। हमने आपको एक दिन बताया था कि कोई चीज हमें काली क्यों दिखे, काला को ये क्या है सर, आपने काले कलर की टी-शर्ट पहनी हुई, हमने कहा पागल, काला कलर ही नहीं होता है। अगर काला कलर होता है तो हमको उसकी वेवलेंथ बताओ, है ना। चलो जल्दी, लेट हो रहे हैं। तो थीटा डिस्पर्सन क्या, थीटा समझ गया ना, यह है बैगनी रंग तथा लाल रंग, है ना। अगर कहीं बैगनी रंग या लाल रंग नहीं है तो अपन ऐसे कह सकते हैं ये जो सबसे एक्सट्रीम वाले कलर है, सबसे एक्सट्रीम वाले कलर, इनके मध्य का कौन है ना। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दे दिया जाए, उसने कहा कि 4 ही रंग है, एक नीला है, हरा है, पीला है, गुलाबी है या लाल है कलर, लाल है। तो बेटा अपन को सबसे एक्सट्रीम कलर देखने होते हैं, सबसे दूर वाला सबसे पास वाला। तो सबसे दूर और सबसे पास वाले कलर के मध्य जो कौन होता है ना वो कोणीय विक्षेपण कहलाता है। तो कोणीय विक्षेपण हमने क्या लिखा सर, हमने कहा लिखा, आपने बताया था कि मास्टर ऐसे लिखो। तो थीटा = डेल्टा का मान तो अपन जानते हैं सर, क्या होता है हमने जानते हैं। देखो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है म्यू - 1 * हमने अच्छा ही होता है डेल्टा, हमें नहीं पता था। तो अगर अपन म्यू ले रहे हैं वायलेट का तो डेल्टा मिलेगा वायलेट का। अगर हम कहें डेल्टा का मान रेड के लिए क्या होगा, तो हमका रेड के लिए हो जाएगा डेल्टा का मान। म्यू किसका लोगे, रेड का, तो डेल्टा किसका जाएगा, रेड का। तो जो थीटा है बेटा ये मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा। अब इसको आप घटा दोगे, इसको घटा दोगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, म्यू V - म्यू R * A। I'm so sorry। ठीक है, थीटा मिल गया बेटा, है ना। इसको घटाओगे तो ए से ए कट जाएगा, इधर म्यू भी बचेगा, म्यू आर बचेगा, और एक ए बचेगा गुणा में, ठीक, घटाने पर ये प्राप्त होता है। अब एक और टर्म आता है बेटा, ये परिभाषा है ना, बोर्ड एग्जाम में ना 2-2 नंबर में पूछी जाती है ना, कि कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं, समझ रहे हो। कोणीय विक्षेपण क्षमता, या हम इसको क्या कहते हैं, विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं। तो विक्षेपण क्षमता क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, ओमेगा बराबर हम लिखते हैं कोणीय विक्षेपण
बटे माध्य कलर का विचलन, माध्य रंग का विचलन, ठीक है, n का अनुपात। तो बेसिकली ये कितना हो गया, थीटा अपॉन माध्य रंग हम किसको बोलते हैं, येलो येलो डायरेक्ट वैल्यू, येलो येलो डायरेक्ट वैल्यू। तो कोणीय विक्षेपण क्या होता है, ये विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता क्या होती है कोणीय विक्षेपण बटे माध्य रंग में विचलन, मान रख दो। तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू बाय -1 इंटू ए। ये सही करिएगा, ये तो हमने लास्ट पढ़ने पे पढ़ा है, थीटा का मान म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, और डेल्टा बाई म्यू बाय -1 इंटू ये कर दिया भाई। तो यहाँ से ओमेगा का मान हमें दिन दहाड़े मिल गया, ओमेगा का मान दिन दहाड़े मिला है, और आपको भाई दोपहर इसको याद रखना है। ओमेगा इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू बाई -1। चलिए याद रखेंगे हम इसको क्या याद रखना, परिभाषा याद रखोगे तो ठीक है, जानते हो, विचलन जानते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो दो केस आते हैं, प्रिज्मों का संयोजन, प्रिज्मों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म, समझना भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो विक्षेपण रहित विचलन, दो प्रिज्म है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म क्या करते हैं बेटा, अपन दो प्रिज्म लेते हैं। चलो मैं बता देता हूं, सीरीज पैरेलल नहीं होता इसमें, एक श्रेणी कॉम्बिनेशन समांतर, ऐसा नहीं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म क्या है कि हमने दो प्रिज्म ले लिए ऐसे, एक ज्यों रखा है दूसरा ज्यों रखा है, ठीक है, दो ले लिए, तीन ले लो, हो सकता है तीन ले लो, इन जनरल दो ही लेते हैं, या ऐसे एक यो रखा है, दूसरा हमने इसका उल्टा रख दिया, दूसरा हमने कैसा रख दिया, इसका उल्टा रख दिया, तो ये हो गया बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म। तो अब हम दो केसेस की बात करते हैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में, कितने केसेस की बात करते हैं, दो। विचलन रहित, विचलन रहित विक्षेपण, दूसरा विक्षेपण रहित विचलन, विक्षेपण रहित विचलन। सर ये क्या होता है, तो देखो विचलन रहित विक्षेपण का मतलब विचलन रहित, विचलन ना हो, विक्षेपण होना हो जाए, विक्षेपण मतलब ठीक है, ठीक है, विचलन मतलब विचलन कौन, दूसरा होता है विक्षेपण रहित विचलन, कि विक्षेपण नहीं, विक्षेपण नहीं होना चाहिए, विचलन होना चाहे तो हो जाए, ठीक है। अब देखो ये चीज हमें इस कॉम्बिनेशन में मिल पाएगा, क्योंकि देखो इसमें तो क्या होगा, इसमें विचलन कभी शून्य हो सकता है, विक्षेपण कभी शून्य हो सकता है, नहीं हो सकता, जैसे प्रकाश कण इधर आई तो इधर विचलित हो गई, फिर इधर आई तो इधर विचलित हो गई। तो इस केस में तो बेटा क्या होगा, विचलन रहित भी नहीं बन पाएगा, विक्षेपण रहित भी नहीं बन पाएगा। हाँ, इस केस में ऐसा संभव है कि जैसे प्रकाश कण इधर आए तो ये वाली इधर घुमा दे, फिर ये वाली इधर घुमा दे ऊपर की तरफ, तो इनमें कोई विचलन ना हो या इनमें कोई विक्षेपण ना हो। तो विक्षेपण रहित विचलन या विचलन रहित विक्षेपण के लिए हम इस तरीके से प्रिज्म को रखते हैं, एक सीधा एक उल्टा, बात वही है ना, विचलित हुए है ना, विचलन हुआ है ना। आप जानते कोचिंग इधर घर, ठीक है, घर, ये है कोचिंग PW, आप यहाँ जा रहे थे, यहाँ मिल गई आलिया, आलिया चलो ना सिनेमा, सिनेमा देखने चलते हैं। आप जा रहे थे कोचिंग, आलिया सिनेमा देखने चलते हैं, पगली। फिर उधर मैं भी खड़ा था, मैं भी खड़ा था कि सिनेमा देखने नहीं, चलो मेरे साथ चलो, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तुम्हें, मेरे साथ चलो, चलो मेरे साथ, मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो ये सिनेमा ले जा रही थी, मैं फिजिक्स पढ़ाने ले जा रहा हूँ, तुमने कहा छोड़ो ना, मैं इसकी मानता ना इसकी मानता, मैं चला अपना PW, मैं चला PW, मैं इधर ले जा रहा था, वो उधर ले जा रही थी, आप सीधे चले गए, समझ गए बात को, ठीक है। तो ये प्रिज्म नीचे झुकाया, ये ऊपर झुका देगा, इसमें दोनों ही नीचे झुकाएगा, दोनों ही नीचे झुकाएगा, है ना। इस केस में तो भाई गड़बड़, बहुत गड़बड़, इसने इसको झुकाया, मान लो इधर आलिया लगी, तुम जा रहे थे चलो सिनेमा, चलो सिनेमा, सिनेमा चलो सिनेमा, सिनेमा, अब सिनेमा, अब एक प्रिज्म और मिल गया भाई साहब, एक प्रिज्म और मिल गया, ये सिनेमा ले जाता, यहाँ पर दीप का मिल गया, चलो खैनी भी खाएंगे, और विचलन कर दिया, और बिगाड़ दिया आपको, समझ रहे हो। इस केस में इसने इधर विचलन किया, मैं मिल गया, सीधे चले गए, समझ रहे बात को। तो उल्टे रखते हैं, कैसे करते हैं, उल्टे रखते हैं, गला क्यों सूख रहा है दीदी, गंगे या तो गर्म पानी के लिए, हाँ कुछ भी जो पहले आते। हाँ भैया आओ, पहला केस प्रिज्मों का संयोजन, प्रिज्मों का संयोजन बड़ा आसान होता है, ये तो बस ऐसी फोटो है, प्रकाश कण आई, इसमें एक इधर गई एक इधर गई, ये दोनों मिलके श्वेत हो गया। बताओ ये कौन सा है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, विचलन दिख रहा है, ये सर विचलन तो है, प्रकाश कण को इत्थे जाना था, अंततः प्रकाश कण कहाँ जा रही है, प्रकाश कण कहाँ जा रही है भाई साहब, प्रकाश कण यहाँ जा रही है, अंततः यहाँ जा रही है, तो विचलन तो है, आप कुछ भी कहो, मानो या ना मानो, विचलन तो है भाई, विचलन है, विक्षेपण नहीं है। कैसे देखो विक्षेपण नहीं खत्म हो गया, हमने कहा मान लीजिए ये वाला बैगनी रंग था, तेरी की ये बैगनी रंग इधर और ये रेड रंग था, तो यहाँ पर तो भाई साहब विक्षेपण हो गया, यहाँ पर क्या होगा, विक्षेपण। अब इस प्रिज्म ने क्या किया, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, तो सफेद प्रकाश आया था, सफेद ही गया, तो अलग अलग कलर में नहीं बटा, एक होता तो बढ़ता, एक ने बांटा दूसरे ने मिला दिया, तो हमें दिख रहा है सफेद आया, यहाँ फैला, यहाँ मिल गया, विचलन नहीं हुआ, सॉरी विक्षेपण नहीं हुआ, विक्षेपण मतलब अलग अलग रंगों में बढ़ जाना, वो नहीं हो पाया, लेकिन विचलन हो गया भैया, विचलन हो गया, इधर जाना था इधर जा रही है। तो अब इसकी कैलकुलेशन ले लो भैया, तो हमने कैलकुलेशन तो घनी आसान है, विचलन हो रहा है ना, तो हम विचलन नेट लिखेंगे, तो हम कहेंगे पहले प्रिज्म का विचलन प्लस दूसरे प्रिज्म का विचलन, आप कहेंगे चलो पहले प्रिज्म का हमने विचलन कितना ले लिया डेल्टा, दूसरे का ले लिया डेल्टा डैश, डेल्टा डैश, या क्या लिखें 1 2 ही कर लो, एक का डेल्टा 1 दूसरे का डेल्टा
दूसरे का डेल्टा टू विचलन। तो डेल्टा नेट बराबर आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे म्यू 1 का -1 इंटू A1 प्लस म्यू दूसरे प्रिज्म का इंटू 1 इंटू दूसरे प्रिज्म का कौन A2। A1 A2 ही लिखेंगे क्या, ए डैश लिखा है, ए लिखा है, ए डैश लिखा है, तो चलो मैं भी डैश में ही लिख दूं। सर आप कहां बिठाते रहोगे, चलो रहने दो, डैश में जाने दो, पूरी बात। दो प्रिज्म ऐसा, तो हमें इसका मान निकालना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले हम A1 A2 में संबंध निकालते हैं। है क्या, विक्षेपण रहित, क्योंकि ये केस कौन सा, विक्षेपण रहित, विक्षेपण रहित रहित। हाँ मतलब विक्षेपण जीरो, थीटा नेट बराबर भाई साहब कितना, जीरो। तो थीटा नेट जीरो मतलब पहले का थीटा प्लस दूसरे का थीटा बराबर जीरो। पहले का थीटा कितना, म्यू V1, अरे यार डैश ही कर लो, वो सही रहेगा यार, डैश कर देते हैं, नहीं तो फिर वो बीच में ना दो दो लिखने पड़ेंगे यार। वैसे कुछ नाम है तो से चलिए ब्लू कलर, थैंक यू। हाँ। डैश लगा दो उसमें, एक का नॉर्मल दूसरे का डैश वाला। तो थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू जीरो, तो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से क्या करोगे बेटा, ए डैश का वैल्यू उठवा लो, किसका दिन धागे उठवाना, ए डैश का वैल्यू, तो ए डैश का वैल्यू पहले तो आएगा माइनस साइन के साथ, माइनस ये आएगा कितना, ये इधर गया, म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। माइनस इसलिए आ रहा है उल्टे रखने, माइनस चिन्ह क्या बता रहा है, प्रिज्म उल्टे हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि प्रिज्म उल्टे रखने पड़ेंगे, सीधा रखने से तो आएगा ही नहीं, प्रिज्म उल्टे हैं नहीं, उल्टे रखने पड़ेंगे। ओके ओके, समझ गए बात को, सर समझ गए, सर समझ गए। अब बस भाई इसका मान आ गया, चाहो तो यहाँ पर पुट कर दो, इसका मान आ गया तो यहाँ पर इसको पुट भी कर देते हैं, आओ साथ देना मेरा। तो डेल्टा तेरी की कलर अच्छा ले लो, मैं कोई, चलो डेल्टा नेट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अच्छा अब ये सर म्यू किसका लिया, को अलग अलग कलर के लिए तो अलग अलग होता है मास्टर, तुम वो पगलू, तुम निपुण पगलू, किस कलर के लिए लिया, उनका माध्य कलर के लिए। देखो बहुत अलग अलग कलर है, तो किस में देख लेते हैं अपन, माध्य कलर में, विचलन किसका, माध्य कलर का, ठीक है। तो भाई साहब ये म्यू बाय माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू बाय डैश माइनस 1 इंटू ए डैश की जगह क्या लिख दोगे, माइनस का म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, ऐसा। अब इसमें से अपन कुछ तूफानी करेंगे, इसमें से अपन क्या करने जा रहे हैं, कुछ तूफानी करने जा रहे हैं। क्या तूफानी करोगे मास्टर, ओमेगा, ये कॉमन ले लो। वैसे तो नॉर्मल बस कैलकुलेशन आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं मानन रख के, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है ना 12वीं में, ड्रॉपर बैच में होता तो मैंने कहा डैश का वैल्यू रख दो, खत्म। बोर्ड में एक्चुअली पूरा प्रूफ करना होता है, पूरा रिजल्ट तक पहुंचना होता है, और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो ये तो माइनस आ गया, इसमें से मैं एक काम कर रहा हूँ भाई, क्या काम करोगे, मैं तुम्हें क्या आता है, तुम गधे हो, हमने कहा तुम्हें लगता है ऐसा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। तो देखो इसमें से ए तो कॉमन आ जाएगा, ये तो कॉमन आ जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर है नहीं, है नहीं, तो म्यू बाय माइनस 1 इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर कॉमन लिया, अब इसमें है नहीं तो बटे में आ जाएगा, भाग लग जाता है। और माइनस ए कितना हो गया, इधर क्या बचा है, इधर बचा है म्यू बाय डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाय म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। इसको कहीं देखा है क्या सर, देखा देखा तो लग रहा है, देखा देखा तो लग रहा है, क्या क्या देखा देखा लग रहा है सर, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया भाई साहब थीटा, दिस थिंग इज थीटा, ये हो गया 1 बाय ओमेगा, ये हो गया माइनस 1 बाय ओमेगा। सर है जुट्टे, चल जुट्टे, ये कहां से आया, ऐसा था तो 1 बाय ओमेगा लिख के देखो, हमको झूठा बोलते हो, हमको झूठा बोलते हो, शर्म नहीं आती तुमको, शर्म बेच खाई है, ऐसे 1 अपॉन ओमेगा, है ना, याद नहीं रखना, ऐसे याद नहीं रखना, ये तो मैंने बस ऐसे लिख के बता दिया। तो अगर बोर्ड में आता है डेरिवेशन तो यहां तक करके आना है भाई। देखो मैंने किया कुछ नहीं है भैया, ये चाहिए, ये जो ये विचलन रहित सवाल में बोला है, तो विचलन पहले प्रिज्म का प्लस विचलन दूसरे प्रिज्म का बराबर जीरो किया, ए डैश का मान मिल गया, ए डैश का मान उठाया, यहां पर पटक दिया, यहां पर पटक दिया। अब हमने इसमें से ये पद कॉमन ले लिया, मतलब ए के साथ लिया, तो इसमें से तो ये बाहर आ गया, इसमें है नहीं तो भाग लग गया, ये था तो ये बाहर आ गया, ये था तो ये बाहर आ गया, ये नहीं था तो इधर से भाग लग गया। बोलो भाई, बम के बोला भाई, बम बम के तेरे बम बोले। अच्छा दूसरा केस, दूसरा केस, दूसरा केस क्या है मास्टर, हमने कहा विचलन रहित विक्षेपण, विचलन ना हो विक्षेपण हो तो हो जाए, विचलन नहीं जो ये छह, बहुत आसान, कितना आसान बबुआ, बहुत आसान। देखो सफेद प्रकाश आई, सफेद प्रकाश की किरण आई, अलग अलग रंगों में बट गई, इधर लेड कलर, लेड लेड नहीं होता तोतले, रेड होता है रेड, तो मजाक मत उड़ाओ मेरा तुम, इधर से और फिर इधर से ये बटी बैगनी में, बैगनी बैगनी, तो भैया विक्षेपण है कि नहीं सर, बिल्कुल अलग अलग कलर जा रहे हैं, ये इधर लेड है,
ये लेद, लेद, ये लेद, ऐसा। ओ माय गॉड, चाहे नहीं पूछ पाया मैं। यो समझ गए बेटा। अब देखो विचलन नान है, विचलन नान है, देखो ये समांतर है, समांतर है भैया। ओ भाई साहब, प्रकाश किरण क्या समांतर है, सफेद प्रकाश ऐसा आ रहा था, यहाँ चला गया, बट एक प्रकाश किरण समांतर है, समांतर अर्थात विचलन नहीं है, समांतर अर्थात डेल्टा नेट इज इक्वल टू 0। ये पढ़ने का ही चलिए सर, कैलकुलेशन तो करवा इसकी। वैसे बेटा ये जो रिजल्ट है ना बोर्ड में आया तो ठीक है, जेई में बहुत काम नहीं आते हैं, जेई में बहुत काम, अभी हम सवाल करेंगे, सवाल करेंगे भाई। तो देखो मित्रों, हमने कहा विक्षेपण निकालना, मतलब मैंने थीटा नेट जो ये है, थीटा नेट कितना, थीटा प्लस थीटा डैश, तो थीटा नेट इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश, इसका मान तो हमें निकालना है। अब चूंकि ये क्या रहित है, विचलन रहित है, विचलन रहित, विचलन रहित है भाई साहब, ठीक है। तो डेल्टा नेट बराबर 0, डेल्टा प्लस डेल्टा डैश किस कलर का, येलो कलर का, बराबर 0, तो म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए डैश का मान कितना आ जाएगा, ए डैश का मान आएगा म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू वाई डैश माइनस 1, और ऑब्वियसली बेटा नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि प्रिज्म उल्टे रखना है, उल्टे रखना है, ठीक है मास्टर, जैसा तुम बोले मास्टर वैसा कर लेंगे, उल्टे रख लेंगे प्रिज्म, ओके। अब जो समीकरण हमने लिखा था इसमें मान उठा के पटक दो, ए डैश का मान उठा के पटक दो, शर्माना मत, ये समीकरण। तो सुनना, मेरे गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा है तो मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आसान है, ध्यान से देखना। चलो अब कहा मान परेशान किया जाए, इसमें से म्यू वाई इंटू ए को उठवा लो बाहर, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए को बाहर बोलवा लो कि तुम इधर आओ, तो इसमें से देखो बेटा ये तो बाहर आ जाएगा, लेकिन म्यू वाई माइनस 1 नहीं है, तो म्यू वाई नहीं, म्यू ही माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1, हमने इसको कॉमन लिया ना बेटा, ये तो था बाहर आ गया ये, लेकिन ये नहीं था तो इससे भाग हो गया, ये माइनस आगे आ जाएगा, इधर से क्या बचा, ये तो तुम कॉमन में चले गया, ये तुम भी कॉमन में चले गया, इधर ही बचा म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश डिवाइडेड बाय, कुछ चमका सर, हम सूरज हैं क्या जो चमकेंगे, हमने कहा सूरज नहीं बेटा, तुम देश के भविष्य हो, तुम्हारा चमकना बहुत जरूरी है हिंदुस्तान की तरक्की के लिए। ये ओमेगा ही तो लिखा है, क्या लिखा है, ओमेगा, ये ओमेगा डैश, ये विचलन हो गया, आप चाहो, मैं नहीं, आप चाहो तो स्पेशल लिख लो डेल्टा बाय, बोलो भाई साहब, बात क्लियर है। तो बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अगर वो समझ गए तो कभी याद नहीं करनी पड़ेगी। अब देखो मेन चीज क्या है, डेल्टा बराबर म्यू डेल्टा बराबर क्या, सूत्र क्या है मीन, म्यू माइनस 1 इंटू ए है, ठीक है, माध्य कलर के लिए लिखते हैं तो म्यू बाय माइनस 1 इंटू ए है, थीटा क्या है, थीटा है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, ओमेगा क्या है बबुआ, ओमेगा है थीटा अपॉन डेल्टा बाय, थीटा अपॉन डेल्टा बाय, ऐसे याद रखना सर। तो इसका सूत्र क्या निकालो, थीटा ये लिखा, डेल्टा ये लिखा, मान रख दो चाहो तो, ये से एक कट जाना है, ये पतले प्रिज्म की पूरी कहानी है, दुबले पतले प्रिज्म की बेटा पूरी कहानी है, ओके। सवाल श्वेत प्रकाश 5 डिग्री कोण वाले, अच्छा एक दो तरीके के कांच होते हैं, शायद आपको कभी नाम सुनाई दे, है ना, क्राउन एंड फ्लिंट, अलग अलग प्रकार के कांच नहीं होते हैं, बुलेट प्रूफ कांच होता है, बुलेट प्रूफ कांच होता है, टफन ग्लास होता है, अलग गोरिल्ला ग्लास, फोन में गोरिल्ला ग्लास, अलग अलग प्रकार के कांच होते हैं। तो यहाँ पर कांच के दो प्रकार होते हैं, एक का नाम देते हैं क्राउन और दूसरे का नाम दे देते हैं फ्लिंट, तो इनके बर्तनांक अलग अलग हो जाते हैं, और कुछ नहीं, कभी ऐसे नाम लिखे मिले तो कांच के प्रकार है, कछुनान है और कछुनान है बेटा। तो श्वेत प्रकाश 5 डिग्री के कोण वाले प्रिज्म से गुजरता है, यदि लाल और नीले रंग के लिए बर्तनांक कितने हैं तो इनके मध्य विक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए, जिनके मध्य क्या करो भैया, विक्षेपण कोण है, थीटा करना है, खत्म बात, खत्म बात, उसी के एप्लीकेशन से जो अपन ने सीखा। अगला सवाल, एक प्रिज्म का कोण इतना है, लाल नीले रंग का बर्तनांक कितना है, उसकी विक्षेपण क्षमता, अब ये नहीं कर पाओगे क्योंकि विक्षेपण क्षमता अपन क्या लिखते हैं, थीटा अपॉन हैदर तेरी की,
प्रिज्म कोण कह दिया पगले सर, पगले प्रिज्म कोण क्यों दिया हमें, हमें चाहिए नहीं। अब बताओ। अरे अनुराग चौरसिया हमको अंग्रेज मास्टर कह रहा है तू, अंग्रेज मास्टर कह रहा है क्या? किसका नाम हिंदी में बताऊं भाई, बोल। पगले को का बताओ। बेटा रघुवीर ऐसा मत करो, उसके नाम का मत मजाक उड़ाओ, उसके नाम का मजाक मत उड़ाओ, किसी के नाम का नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं तो तुम जैसा संधि विच्छेद उसका कर रहे हो ना, अगर तुम्हारा कर दिया तो कर दूं रा, थोड़ा ही बदलना है, कर दूं संधि विच्छेद तुम्हारे नाम का। बेवकूफ आदमी, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। अच्छी बात नहीं होती है। आगे बढ़ो बेटा जल्दी। अब यहां पर क्या चाहिए, अब देखो अब कोई रघुवीर का मजाक नहीं उड़ाएगा बेटा। हाँ मेरे नाम का उड़ेगा नहीं, उड़ा के देख लो, मेरे नाम का नहीं उड़ेगा भाई, उड़ा के देख लो। चलो आओ सुनो सुनो, अब यहाँ पर ये नहीं है हमारे पास, देखो इसका तो मान हम रख देंगे। म्यू वी का मान कितना है, बैगनी रंग का कितना है 1.52 माइनस 1.51 डिवाइडेड बाय, हमारे पास ये नहीं है तो हम ये जानते हैं माध्य कलर होता है, क्या होता है बेटा माध्य कलर। तो म्यू वाई अपन कैसे निकाल सकते हैं, इनका माध्य ले लो, म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू वी प्लस म्यू आर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके चलिए इस तरीके से, तो 1.52 प्लस 1.51 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसका मान जो भी आ जाए बताओ कितना आ रहा है, क्यों नहीं बताओगे भाई, नहीं हो प्लीज बता दो भाई, नहीं हो बता दो भाग देखे 15 1.515 माइनस 1 ये आ जाएगा। ऐसे किसी के नाम के आगे बाल लगाने से थोड़ी ना होता है। मेरे घर वालों ने बड़ा सोच समझ के मेरा नाम रखा है कि कोई मजाक उड़ा ही ना पाए। चलो चलो आगे, फ्लिंट कांच के लिए बैगनी है ना, फ्लिंट समझ देखो नाम आ गया, नाम है। अब बर्तनांक इतने इतने हैं तो विक्षेपण क्षमता ज्ञात करो भाई, तो ये तो बड़ा आसान है। विक्षेपण क्षमता मतलब तुम्हें जो ये है, तुम्हें सू जो ये है ओमेगा, तो ओमेगा थीटा अपॉन डेल्टा बाय, ठीक है। और म्यू बाई की जरूरत पड़ेगी, तो म्यू बाई क्या होता है बेटा, माध्य होता है, माध्य। तो किस किसका माध्य, अभी अभी बताया था, रेड का वायलेट का माध्य ले लो, ऐसा समझ गए भाई। वर्ण विक्षेपण क्षमता है, क्षमता दी, ओमेगा का मान दिया है, इसका इसका दिया, पीले रंग का बर्तनांक निकालना है, कैसे निकालोगे भाई साहब, निकाल लोगे। अब देखो अब पूछा है, ऐसा नहीं कि सर इनका माध्य ले लो ना मिल जाएगा पीले का, हो सकता है मैच कर जाए, लेकिन जब सवाल में पूछा है ना तो सूत्र से निकालना है। वो तो माध्य अपन कब ले लेते हैं, जब दिया नहीं हो। जैसे हमने कहा किसी सवाल में हमें दिया गया कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य इतना है, रेड रंग का तरंगदैर्घ्य इतना है, और हमें जरूरत है येलो की, जरूरत है किसी बेटा येलो की, वो दिया ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सवाल में कहेंगे नहीं दिया नहीं, हमने माध्य ले लो, दिया नहीं है जरूरत पड़ रही तो माध्य ले लो, दिया नहीं है जरूरत पड़ रही तो माध्य ले लो। यहाँ पर तो बेटा वो पूछा ही है, क्या है पूछा है, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1। तो भैया हमें सबका छूटा हुआ है, हमें जा को मान पता है, जा को मान पता है, जा को मान पता है, हमें जा को मान जो ये 6 निकाल लोगे भाई। ये भी बड़ा आसान है, क्या चाहिए, विचलन रहित विक्षेपण प्राप्त होता है, विक्षेपण प्राप्त होता है थीटा नेट, थीटा नेट तो ये कितना डेल्टा वाई इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश आया था, जहां तक मुझे याद है ना, आप देख लेना, थीटा में डेल्टा वाई, ओमेगा का मान सबका सुधा भैया, सबका सुधा हुआ है, निकाल लोगे सर, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओमेगा दिया हुआ है, इसको ओमेगा ले लेना ना, जो भी इसको एक हो गया, लेकिन इतना अंतर थोड़ी ना होता है सर, ये हो गया 0.3 होना चाहिए है ना, 0.2 है। चलो भाई निकालोगे ना, ओमेगा का मान है म्यू बाई, माध्य ले लेना, जरूरत पड़ रही है माध्य ले लेना, ठीक है। म्यू बाई कैसे लिखोगे, डेल्टा बाई कैसे लिखोगे, म्यू बाई माइनस 1, और म्यू बाई कैसे, माध्य कलर से, माध्य से निकालेंगे, प्रयास करना नहीं हो तो थारा भाई बताएगा। अब देखो कुछ छोटी मोटी और चीजें, छोटी मोटी और चीजें है ना, ऐसे समझने की, इसमें कोई सवाल कोई वो नहीं आता है, बस समझ लो। अब देखो ये है क्या ना, हमारे पास एक लेंस है, क्या है लेंस, अब अपवर्तनांक रंग पर निर्भर करता है, रंग पर निर्भर करता है, तो ये कैसे प्रिज्म के लिए है, प्रिज्म के लिए है क्या, लेंस लेंस रिश्तेदार लगता है क्या, नहीं लेंस रिश्तेदार थोड़ी ना है, लेंस के लिए भी भाई साहब यही नियम लगेगा, लेंस के लिए भी भाई साहब यही नियम लगेगा। देखो हाउ, हमने कहा जो है लेंस, जो का है लेंस है, यहां पर व्हाइट लाइट आई, यहां पर क्या व्हाइट लाइट आई है, इस साइड से कौन सा प्रकाश आ रही है, सफेद सफेद प्रकाश आ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं, एक दो किरणें ले लेता हूं। तो अब भैया लेंस की जो फोकस दूरी है वो भी म्यू पर निर्भर करती है, फोकस दूरी हम लिखते हैं लेंस की 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। हाँ मास्टर सही कह रहा हूं, तो लेंस की फोकस दूरी म्यू पर निर्भर करती है, इनफैक्ट हम क्या फोकस दूरी वेक्टर पाती है 1/म्यू माइनस 1 के, तो म्यू ज्यादा तो फोकस दूरी कम, इसको पलट के लिख लो, पलट के लिख लो। अब अगर फोकस दूरी किस पर निर्भर कर रही है भाई साहब, म्यू पर,
ऑब्वियसली व्हाइट लाइट आएगी, अलग अलग कलर होंगे, अलग अलग कलर होंगे, तो फोकस दूरी सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो हम क्या म्यू सबसे ज्यादा किसका था? म्यू वायलेट का सबसे ज्यादा था और म्यू रेड का कम था। ठीक है, तो म्यू ज्यादा तो फोकस दूरी कम, तो फोकस दूरी वायलेट की कम होगी और रेड की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होगी। तो ये व्हाइट लाइट में से बेटा जो रेड कलर होगा, रेड कलर होगा बेटा, या रेड कलर का कंपोनेंट होगा, इसकी फोकस दूरी ज्यादा होगी, ये प्रकाश किरणें दूर मिलेंगी, दूर मिलेंगी। और वायलेट कलर का जो कंपोनेंट होगा, वायलेट कलर का जो घटक होगा बेटा, उसकी फोकस दूरी कम होगी, वो पहले आके मिल जाएंगे। तो बेटा फोकस दूरी भी अलग अलग होगी फिर अलग अलग कलर के लिए। अभी हर केस में नहीं करना, जिस सवाल में बोला जाए ना हिंट अपने आप मिल जाता है कि अलग अलग कलर हैं, इनकी फोकस दूरी इधर है, इनकी फोकस दूरी इधर है। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले हम जो पढ़ते हैं वो सब गलत है, सब सही था वो भी, हमने इफेक्ट नेग्लेक्ट किया हुआ था वहां पर। अब कभी सवाल में कह ही दें कि रेड रंग की फोकस दूरी इतनी है, वायलेट कितनी है, तो फिर हमें इस तरीके से सोचना है। ठीक है, तो भैया ये फोकस दूरी किसकी हो गई? ये फोकस दूरी हो गई वायलेट कलर की, और ये वाली फोकस दूरी किसकी? लेड कलर की। ये वाली फोकस दूरी किसकी? बता लेड कलर की। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो एक जगह नहीं बनता है, प्रतिबिंब बनेगा वो एक जगह नहीं बनता है, क्योंकि इसके बीच में भी कलर होंगे। ऐसा थोड़ा ना कि दो ही कलर हैं। अब इधर रेड है तो इधर ऑरेंज होगा, इधर येलो होगा, ग्रीन होगा, इंडिगो सारे होंगे इनके बीच में। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं ना प्रकाश किरणें अनंत से आई, जिस बिंदु पर मिली, जिस बिंदु पर मिली वहां प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बिंदु पर नहीं मिलेगी, बिंदु पर नहीं मिलेगी। रेड यहाँ मिलेंगी, बैगनी यहाँ मिलेंगी, तो प्रतिबिंब यहाँ से यहाँ लेके यहाँ तक फैला हुआ होगा। प्रतिबिंब का होगा बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ होगा, एक बिंदु पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेटा प्रतिबिंब बनेगा, इतना लंबा ये प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्णविस्तरण। ठीक है, श्वेत प्रकाश से प्रकाशित किसी वस्तु का लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब प्रायः रंगीन व अस्पष्ट होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है और अस्पष्ट होता है। क्यों रंगीन होता है? समझ गया ना, व्हाइट लाइट आई अलग अलग कलर में बढ़ गई। ठीक है, लेंस द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब के इस दोष को हम क्या कहते हैं? वर्णविस्तरण। एक जगह प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, विस्तरण का मतलब दोष समझ लो, एक जगह नहीं बन रहा है, फैला हुआ है, वर्णविस्तरण होता है। क्योंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक रीजन क्या है? भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होता है, तथा इस कारण लेंस की फोकस दूरी भिन्न भिन्न वर्णों के लिए भिन्न भिन्न होती है। फोकस दूरी अलग अलग होती है, अलग अलग कलर के लिए। ठीक है, तो ये वही डायग्राम बनाया हुआ मैंने बना दिया, हम फालतू का टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ये क्या है भाई साहब? पकड़ ले ओ जानिया बे, ये है बेसिकली एफ आर माइनस एफ वाई, इसको हम कह देते हैं डेल्टा एफ, है ना। ये एफ वी है, ये एफ आर है, मैंने बना के बताया हुआ। ये लाल लिखा है, बैगनी लिखा है, यहां से लेके यहां तक प्रतिबिंब फैलेगा, यहां से लेके यहां तक प्रतिबिंब फैला हुआ है। अच्छा, अगर हम चाहें, सुने ना, हम चाहें कि ये विस्तरण ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? तो सर दर्पण में तो फोकस दूरी है ना, दर्पण की फोकस दूरी है वो म्यू पे निर्भर करती है, इसमें निर्भर कर रही है। सो दर्पण नहीं, लेंस की फोकस दूरी पर म्यू आता है। लेकिन हम दर्पण की बात करें ना, दर्पण के लिए एफ किसके लिए? दर्पण के। दर्पण है तुझको सब कुछ अरेपण, ये होती है r/2 है, म्यू है ही नहीं यहाँ पर भाई साहब, म्यू है ही नहीं। हम कहेंगे ओ माय गॉड म्यू नहीं। अगर जर्नल भी लिखे तो r/2 माइनस r/2 cos थीटा अपन वो लिखते हैं ना, r/2 अपन कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें म्यू नहीं है, तो दर्पण में ये दोष नहीं होता है। ये दोष आया किसके कारण? म्यू के कारण। दर्पण में म्यू है ही नहीं, तो वर्णविस्तरण दर्पण में नहीं होता, दर्पण में नहीं होता। क्या नहीं होता? म्यू ही नहीं होता दर्पण में, जहां म्यू आएगा। अब देखो जहां जहां भी अब एफ आ रहा है सब में विस्तरण हो जाएगा, जहां जहां भी एफ आ रहा है वहां पर विस्तरण हो जाएगा, बहुत विस्तरण हो जाते हैं, बहुत विस्तरण हो जाते हैं। जैसे एम को अपन क्या लिखते हैं? हम कहते हैं एम को वी अपॉन यू, तो वी को क्या लिख लेते हैं? माइनस ऑफ अपॉन यू माइनस एफ डिवाइडेड बाय यू, यू से यू कट जाता है। तो जो एम आता है ना बेटा एम, तो ये माइनस एफ अपॉन एफ माइनस यू, तो बेटा एम में भी फिर दोष आएगा। जो एम होता है ना आवर्धन, उसमें भी दोष आएगा। अलग अलग रंगों का प्रतिबिंब अलग अलग ऊंचाइयों पर बनेगा। एम से क्या पता चलता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? वस्तु मान लो 2 सेंटीमीटर की है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? अब एम फोकस दूरी पर निर्भर कर रहा है, फोकस दूरी म्यू अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है, तो एम भी अलग अलग कलर के लिए अलग अलग होगा। तो एक ये भी अपवर्तन ये भी होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो इनको बेटा आप एक बार ना बस रीड कर सकते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, बहुत बहुत कुछ जरूरत नहीं है, इनको आप चाहो तो रीड कर लो बस। ई का ओमेगा इंटू एफ वाई, आप चाहो तो रिजल्ट याद रख लेना डायरेक्ट, चाहो तो, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब ये हम लिख ही देते हैं कि बहुत ज्यादा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा आईएमपी नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटा ये वाला कौन सा था? अक्ष वाला विस्तरण हमने बताया, अक्ष पर हो रहा है। और फिर मैंने बोला कि एम के कारण भी हो जाता है ना, लेटरल कि एम क्या होता है? एम इज इक्वल टू भाई हमने बोला एफ अपॉन एफ माइनस यू, तो एफ चेंज तो यू चेंज, यू एफ चेंज हुआ तो यू चेंज हुआ, तो एम में भी मतलब हाइट में भी बेटा विस्तरण हो जाता है ना। हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं एम का, हम ये वाला करते हैं। इसको भी एक बार रीड कर सकते हैं आपकी अवर्णकता कि हमें अगर ये नहीं चाहिए, विस्तरण नहीं चाहिए, ये दोष नहीं चाहिए, तो हम कहेंगे हमें इनका कॉम्बिनेशन लेना होता है। लेंसेस का क्या लेना होता है बेटा? कॉम्बिनेशन। अगर हम देखो हमने कहा था ना कि हमें विक्षेपण नहीं चाहिए, तो हमने कहा 2 प्रिज्म ले लो। हमने कहा यहाँ पर हमको विस्तरण अलग अलग रंगों में बटना नहीं चाहिए, तो हमने कहा फिर अपन को 2 लेंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो 2 लेंसों के लिए इस तरीके से आप लिख सकते हो रिजल्ट, है ना। तो कोई खास चीज है नहीं, आप जस्ट रीड कर सकते हैं, आईएमपी नहीं है, बहुत कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ना। देखो ये है क्या? ये हमने लिखा डेल्टा एफ इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एफ वाई, ओमेगा इंटू एफ वाई, यही है ना, ओमेगा इंटू एफ वाई। तो ओमेगा, अब हमें ये नहीं चाहिए, ओमेगा इंटू एफ वाई, ओमेगा अपॉन एफ वाई। ठीक है, अगर हमें वो नहीं चाहिए तो बस ये कंडीशन होती है, आप इसको कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, सवाल भी आपको इस पर नहीं मिलेगा, बस चाहो तो रीड कर सकते हैं, वैसे मैं डिलीट करने वाला था। लेकिन हाँ ये न्यूमेरिकली रूप से नहीं, इस प्रकार की छोटी का सवाल पूछ ली जाता है कि वर्णविस्तरण क्या होता है, दर्पण में होगा कि लेंस में होगा कि दोनों में होगा, इस प्रकार से चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी का चर्चा अपन करेंगे, लेकिन मैं थोड़े से एक दो सवाल करवा दूंगा आपको लेंस वेंस के।
हाँ, वेग वाले तो सवाल अपने लेंस में किए ही नहीं है। 0.3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से कोई वस्तु की दूरी इतनी है, लेंस द्वारा वस्तु प्रतिबिंब बनाता है। तो देखो बेटा अपन चाल की बात करें, नोट्स में लिख लेना, दर्पण दर्पण व लेंस में वस्तु व प्रतिबिंब की गति। तो देखो बहुत आसान, कितना आसान, हाउ मच आसान। सवाल ऐसे होते हैं बेटा कि हमने कहा यहाँ पर एक हमारे पास लेंस रखा हुआ था, यहाँ पर एक बत्तू थी, बत्तू यहाँ भागने लग गई किस चाल से, वीओ से भागने लग गई। प्रतिबिंब मान लीजिए यहाँ था, तो बताओ प्रतिबिंब किस चाल से भागेगा, प्रतिबिंब किस चाल से भागेगा। ये दूरी कितनी है, यू है, ये वाली दूरी कितनी वी होती है। तो हम कहें वीओ क्या होगा, तो आप कहेंगे डी यू बाई डी टी। हम कहेंगे वी आई क्या होगा, आप कहेंगे डी वी बाई डी टी। अरे भैया प्रतिबिंब चलेगा तो भी बदलेगा, तो भी प्रतिबिंब की दूरी है, तो प्रतिबिंब की दूरी के परिवर्तन की दर क्या होगी, प्रतिबिंब का वेग है ना, स्मॉल वी लिखो। वस्तु की दूरी परिवर्तन की दर वस्तु का वेग होगा, खत्म बात, इतनी सी तो बात है। अब हम कहां से लाएं, डी डी वी क्या करोगे मास्टर, कहां से लाओगे, क्यों मास्टर कहां से लाओगे, हमने कहा है मास्टर से पूछ रहे हो। आओ मास्टर बताएगा, मास्टर से पूछो तो मास्टर को बताना पड़ेगा 1/u + 1/v = 1/f। सर इसका अवकलन कर दो, अवकलन समय के सापेक्ष, क्यों समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन की दर ही तो वेग होता है, समय के सापेक्ष। मास्टर कर देंगे अवकलन, तो 1/u का अवकलन -1/u² होता है, फिर u का अवकलन du बाई dt। अब तो सर अवकलन में हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, गणित में हमने पूरा अवकलन समाकलन सब कुछ पढ़ लिया, हम एक्सपर्ट हो गए। अब 11वीं क्लास जैसे नहीं रहे। मैं आपको बोलता था ना 11वीं क्लास में कि अवकलन समाकलन बहुत जरूरी है, मैं काम भर के मैं 11वीं में सिखा देता हूं, जिसमें अपना काम चल जाए। बच्चा वो तुम 12th में पढ़ोगे तो उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, मुझे पकड़ के कहोगे कि मास्टर धरा हम तुमको अवकलन सिखाता है, हम तुमको समाकलन सिखाएगा, तुमको कुछ नहीं आता है, तो आप ऐसे एक्सपर्ट हो चुके हैं। प्लस 1/- का v²। 11वीं में तो मानते थे कि मास्टर झूठ बोलता रहता है, मास्टर फेंकता है, ऐसा बोलते थे तुम, मास्टर फेंकता है। अरे पापियों, मास्टर अगर फेंकता तो तुम बहुत दूर जाके गिरते, श्रीलंका में जाके गिरते तुम। -1/u², डी बाई डी टी को वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको भगा दो इसको, तो 1/v² इनटू वेलोसिटी ऑफ इमेज, 1/कैपिटल वी है ना, ध्यान देना कैपिटल वी, ये स्मॉल वी क्या वेलोसिटी वाला। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया, -v² डिवाइड बाय u² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। माइनस हमें कोई लेना देना नहीं है, माइनस बताता है दिशा तो हम वैसे ही देख लेते हैं। सर कैसे, हमने क्या सिखाया था ना कि वस्तु यहाँ है तो प्रतिबिंब वहां बनेगा, भूल गए क्या, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, सर नहीं भूल, याद है। भाई साहब तो मैं थक गई यार, मैं नहीं थका, मेरा गला थक गया। चलो कर लोगे सर, काहे ना कर पाएंगे, क्या बात कर रहे हो। फोकस दूरी इतनी है, चाल किसकी है, वस्तु की चाल वस्तु की चाल, v निकालो, उफ अपॉन u माइनस है, u तुम कितना हो 20, f तुम कितना हो 0.3, u माइनस f कितना बुरा 19.7, v मिल गया सर, मिल गया v। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना, v² डिवाइड बाय u²। अच्छा इसको आप m² भी लिख सकते हैं भाई, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, सीधे m² इनटू vo, और m का सूत्र जैसे मैंने कई बार बताया तो डायरेक्ट निकाल लो, खत्म करो, है ना। वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू हमने क्या कहा, m² इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। m का मान हम ऐसे नहीं लिख देते हैं, f/f माइनस u, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, -v/u से ही निकाला था, कैसी बातें कर रहे हो, बहकी। तो m का मान कितना आ गया 0.3 अपॉन, ये ऑल्दो माइनस का आएगा 0.3 अपॉन 0.3 माइनस का 19.7, कितना बुरा आ रहा है, आने दो, तो क्या कर सकते हैं, तो 0.3 डिवाइड बाय 19.7 है ना, मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं, दिशा में भी बता देगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 5 मीटर, दिशा आप सोचो, लेंस है, फोकस दूरी इतनी है, वस्तु 20 सेंटीमीटर, वस्तु बहुत दूर रखी है भाई साहब, अनंत और डबल फोकस के बीच में, ये है अनंत जैसी दूरी पर रखी है भाई साहब, वस्तु तो बहुत दूर रखी है यार। फोकस दूरी कितनी है 3, इधर क्या कहते हैं अपन f, इधर क्या कहते हैं भाई साहब 2f कहते हैं, और वस्तु तो इधर कहीं है, तो वस्तु इधर है तो प्रतिबिंब कहां भागेगा बेटा, इधर भाग रहा होगा लेंस से दूर। देखो वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु भागी प्रतिबिंब भागा, वस्तु कहां पहुंचती है इधर डबल फोकस पर, तो प्रतिबिंब यहां बन जाता है डबल फोकस पर, तो प्रतिबिंब वस्तु इधर भाग रही है तो प्रतिबिंब इधर भाग रहा होगा लेंस से दूर, है ना। तो हम कॉमन सेंस से देख लेते हैं, दर्पण होता तो उल्टा हो जाता है, क्योंकि दर्पण में क्या होता है, वस्तु अनंत पर प्रतिबिंब फोकस पर, फिर वस्तु आती इधर प्रतिबिंब जाता है इधर, वस्तु आती इधर प्रतिबिंब जाता है इधर, ये मिलते हैं डबल फोकस, जिसको हम कहते हैं वक्र केंद्र पर ही मिलते हैं, फिर वस्तु इधर भागती है प्रतिबिंब इधर भाग जाता है, याद है ना, सिखाया था ना। तो बेटा ऐसे और भी सवाल होंगे कभी भी, समतल दर्पण में तो अपन ने किए थे गति वाले सवाल, ये सूत्र समतल दर्पण के लिए भी मान्य, समतल दर्पण के लिए m हमेशा एक होता है समतल दर्पण के लिए बेटा m का मान हमेशा एक होता है, क्योंकि सर समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का सीधा आभासी तथा बराबर साइज का प्रतिबिंब बनता है। सर इसका क्या करोगे, हमने कहा हल करेंगे, कहा तभी कर दें। क्राउन कांच में तरंग दैर्घ्य दिखाई गई है, न्यूनतम विचलन कोण के लिए क्या, देखो ये आपको दिया है, ये म्यू और लैम्डा के बीच ग्राफ दिया है म्यू लैम्डा के बीच ग्राफ दिया है, तो यही आंसर हो गया, क्योंकि म्यू और लैम्डा में जैसा ग्राफ होगा वैसा ही डेल्टा और म्यू में होगा, क्यों, क्योंकि बेटा क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 इनटू ए, तो डेल्टा समानुपाती किसके है, म्यू के, डेल्टा समानुपाती किसके है, म्यू के, तो जैसे जैसे म्यू बदलेगा वैसा वैसा डेल्टा बदलेगा। म्यू क्या हो रहा है, तरंग दैर्घ्य के साथ घट रहा है, तो डेल्टा भी तरंग दैर्घ्य के साथ घटेगा, म्यू समानुपाती डेल्टा है भाई साहब। तो आप कह सकते हैं जैसा ग्राफ म्यू का वैसा डेल्टा का,
देखो बस ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि सर हमको समझ नहीं आया कि ग्राफ कैसे बना दिया, फंक्शन का, हमको कोई फंक्शन नहीं, इन्होंने दिया है, ये दिया है बेटा सवाल में कि म्यू का ग्राफ है, डेल्टा का बनाओ, हमने कहा पगले हो क्या, म्यू का दे रहे हो तो जैसा जैसा म्यू के साथ होता है वैसे ही डेल्टा के साथ होता है, ये कर्म है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सर जल्दी छुट्टी कर दो प्लीज, चलो छुट्टी, कुछ क्वेश्चन होंगे मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ये कह रहा है वाला छुट्टी कर दो छुट्टी। सर आपने बोला था आप हमारी बात, हाँ बेटा नहीं, हाँ बोलिए किस चीज के लिए आप 10th का वो कर रहे हैं। तो जेई मेंस के लिए बेटा आपको क्या चाहिए, 10th का जो सर्टिफिकेट होता है ना, 10th पास का सर्टिफिकेट, वो नहीं है तो उसकी जगह 10th की मार्कशीट चल जाएगी, 10th की बेटा मार्कशीट चल जाएगी। और इसके अलावा तो आपको आधार कार्ड चाहिए, ठीक है, बस ये ध्यान देना कि आधार कार्ड पर और आपकी 10th की मार्कशीट पर नाम सेम हो, नाम कैसा हो सेम हो, अगर नहीं है कुछ गड़बड़ है तो बेटा उसको बदलवा लें, चाहे आधार कार्ड में बदलवा लें या मार्कशीट में बदलवा लें, तो बस नाम डेट ऑफ बर्थ ये सेम होना चाहिए, 10th की मार्कशीट चाहिए ऐसा। और अगर कोई बच्चा सपोज किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, है ना। कुछ जगह होते हैं वो 10th का सर्टिफिकेट देते हैं, मार्कशीट भी देते हैं, कुछ जगह होते हैं बेटा वो, जैसे एमपी में शायद ना सर्टिफिकेट नहीं मिलता, मार्कशीट ही मिलती है। तेज भी तो अगर आधार कार्ड वगैरह में पापा का नाम सही नहीं है तो बेटा अभी टाइम है, सही करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सही करवा लेना उसको, जल्दी हो जाता है। यस एमपी बोर्ड में एक ही चीज होती है, जो आपकी मार्कशीट है वही काम कर जाएगी। अब बात रह गई बेटा होमवर्क की, बेटा छुट्टी हो चुकी है, अगर किसी बच्चे को कोई काम है तो बताना, इसमें एक लेक्चर और लग जाएगा, प्रकाश के यंत्र रह गए हैं बेटा, क्या रह गया है, प्रकाश के यंत्र। होमवर्क नंबर 5 बता तो दिया पगलेट्स, अच्छा दो दो होमवर्क नंबर 5 हैं। एक बिंदु सामने 1 मीटर पर रखा है, समतल दर्पण लेंस के पीछे 2 मीटर पर रखा है, तो तंत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। तो देखो ये तो पिछले जैसा ही सवाल है जो मैंने अभी होमवर्क बताया था ना, वैसा ही सवाल है, ये लेंस इसके पीछे कौन रखा है, समतल दर्पण, दर्पण है तो जो सब कुछ ए है बत्तू, फोकस दूरी कितना, एफ इज इक्वल टू 0.5 मीटर, बिंब के कहां पर रखा है, 1 मीटर पर, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 मीटर है, डिस्टेंस कितनी 2 मीटर, इसके लिए वी निकाल लो, है ना, जैसे अपन v1 कहते हैं, उफ अपॉन u माइनस एफ, u कितना है, फोकस दूरी कितना है 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 कितना आ गया बेटा 0.5 आ गया, तो ये कट गया, तो v1 का वैल्यू कितना आया 1, तो जो पहला इमेज है वो यहाँ पर बना, रियल बन रहा है तो 1 मीटर पर यहाँ बना, I1 1 मीटर पर, कहाँ बना 1 मीटर पर, तो अभी 1 मीटर पर बना है, तो इस दर्पण से इसकी दूरी कितनी हो गई 1 मीटर ही हुई, क्योंकि टोटल कितना है 2 मीटर, v1 का मान कितना आया बेटा 1 मीटर आया है, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया 1 मीटर आया मतलब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अब समतल दर्पण क्या करता है, अपने पीछे उतनी ही दूरी पर बना देता है प्रतिबिंब जितने की वस्तु है, अंतिम प्रतिबिंब हो गया, ये अंतिम प्रतिबिंब हो गया समतल दर्पण से, 1 मीटर के सामने है बेटा ये, तो 1 मीटर के पीछे बन गया, तो अंतिम प्रतिबिंब समतल दर्पण से बन रहा है, पीछे बन रहा है आभासी, समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाएगा यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कैसा है आभासी। आप यहाँ चाहो दर्पण का सूत्र लगाना चाहो तो दर्पण का सूत्र लगा दो समतल दर्पण के लिए, ये वाला सूत्र ना समतल दर्पण के लिए भी सत्य है भाई, देखो 1 अपॉन यू का मान कितना है 1 मीटर, यू का मान कितना है 1 मीटर, यस मास्टर, प्लस 1 अपॉन वी भी हमें चाहिए, दर्पण की फोकस दूरी कितनी हो वैसे अनंत, समतल दर्पण की बेटा फोकस दूरी कितनी होती है अनंत होती है, तो वी का मान कितना आ गया -1 मीटर, माइनस साइन चीख के कह रहा है प्रतिबिंब आभासी बनेगा। वैसे भी अपन को पता है अगर वस्तु समतल दर्पण के सामने है तो प्रतिबिंब आभासी, दर्पण के सामने वस्तु है रियल वस्तु है, प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी इसके पीछे, तो दर्पण से 1 मीटर पर आभासी, 1 मीटर पर आभासी। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी, अवतल दर्पण जिसके मुख अक्ष एक ही रेखा में है, एक दूसरे से 80 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, अवतल दर्पण उत्तल लेंस के दाहिनी ओर रखा है ना, तो देखो इसमें भी फोटो बना लो, जब एक वस्तु लेंस के बाईं ओर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, वस्तु रख दो, तो उसका प्रतिबिंब उसी स्थान पर रहता है भले ही अवतल दर्पण को स्थिति से हटा दिया जाए, वस्तु की अधिकतम दूरी जिसके लिए वह अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण से ही आभासी प्रतिबिंब बनाए। ये क्या है भाई, ये तो कुछ बवाल सवाल लग रहा है, बवाल कुछ नहीं होता भाई। आओ ये दूरी कितनी है 80 सेंटीमीटर, बेटा जिसका डाउट नहीं है ना दे कैन लीव, जा सकते हैं, छुट्टी हो चुकी है, वो तो मैंने वादा किया था ना किसी बच्चे से, बेटा छुट्टी हो चुकी है, छुट्टी हो चुकी है, वो तो मैंने वादा किया था ना, किसी का डाउट है तो वही रुक जाना, तो जिसका डाउट है वो रुक जाओ जाओ। ये क्या सवाल है, ये भी दिया है वो भी दिया है, वस्तु की दूरी भी दी है, उत्तल लेंस के दाहिनी तरफ रखा है, जब एक वस्तु उत्तल लेंस के बाईं तरफ 30 सेंटीमीटर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब उस स्थान पर ही रहता है भले ही दर्पण को उसकी स्थिति से हटा दें, तो वस्तु की अधिकतम दूरी जिसके लिए वह अवतल दर्पण से
खुद ही आभासी प्रतिबिंब बनाए। देखते हैं, आओ भैया पहले तो V1 निकालो, सिंपलेस्ट डायग्राम। V1 का मान बताओ, V1 का मान जल्दी बताओ भैया, V1 का मान। तो सर V1 आ जाएगा उफ 20, U का मान कितना है 30 है, U का मान कितना 30 है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है मास्टर, 60 पे बन गया। कहां बन गया 60 पे। अब ये कह रहे हैं, सुनो ना ध्यान से, अब ये कह रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब यही बनता है, अंततः यही बनता है। तो देखो वही प्रतिबिंब बनाना है तो प्रकाश किरणों को कैसे भेजना पड़ेगा, पाथ रिट्रेस करना पड़ेगा। प्रकाश किरणों का पथ कैसा करना पड़ेगा बेटा, रिट्रेस। जैसे एक प्रकाश किरण यहाँ से आई और इधर चली गई, ऐसे यहाँ प्रतिबिंब बना। अब ये दर्पण पर कैसे गिरना चाहिए सर, लंबवत कैसे गिरना चाहिए, लंबवत। ऐसे ये प्रकाश किरण यहाँ जाए दर्पण पर लंबवत गिरे, ये प्रकाश किरण यहाँ दर्पण पर लंबवत गिरे, तभी ये अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी, तभी ये अपने पथ को रिट्रेस करेंगी, वापस आएंगी, फिर वापस आके इधर चली जाएंगी, फिर वापस आके इधर चली गई, और जहां पर वस्तु है वहीं पर प्रतिबिंब बन गया। तो इससे हमें पता चला ये दर्पण का सेंटर होना चाहिए। ये पॉइंट क्या होना चाहिए, दर्पण का सेंटर। अच्छा सवाल है, सेंटर। अगर ये दर्पण का सेंटर है मतलब आर का मान कितना हो गया, तो ये आर हो गया भाई साहब, ये क्या हो गया आर। ठीक है, हमने इसका मान निकाल लिया है, किसका, इसका कितना आया 60 सेंटीमीटर, ये 60 सेंटीमीटर। तो आर का मान कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ये टोटल 80, ये 60, तो ये आर का मान 20 सेंटीमीटर। आर का मान कहां पर बेटा 20 सेंटीमीटर पर। तो इसकी फोकस दूरी भी मिल गई, आर किसका, मिरर का, कितना आया 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी किसकी, मिरर की, कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब देखो हमें अगर इसमें आभासी प्रतिबिंब बनाना है दर्पण पर, दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनाना है, तो वस्तु की दूरी बतानी है। अच्छा सवाल है यार, वस्तु की दूरी बनानी है। तो सुनो ना जरा, क्यों नहीं सुनोगे, सुनो ना जरा। ये दर्पण है, ये आभासी प्रतिबिंब कब बनाएगा, ये आभासी इमेज कब बनाएगा। तो हमने कहा जब वस्तु फोकस व पोल के बीच हो, फोकस व। अब इसका फोकस कहां सर 10 सेंटीमीटर पर, इसका फोकस कहां है भाई साहब, फोकस किसका, मिरर का, 10 सेंटीमीटर पर। तो ये जो वस्तु रखी है, इसका जो प्रतिबिंब बनना चाहिए, इसका जो प्रतिबिंब बनना चाहिए वो यहां पर कहीं बनना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में बनना चाहिए। क्योंकि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस दर्पण के लिए वस्तु होगा, और इससे आभासी प्रतिबिंब बनाना है, इससे आभासी प्रतिबिंब बनाना है। तो समझ गए बेटा, इससे आभासी प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु कहां होना चाहिए, जो पहला प्रतिबिंब है वो फोकस और पोल के बीच में बनना चाहिए, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो हमने कहा चलो फोकस पर ही बनवा देते हैं, लिमिटिंग कंडीशन देख लेते हैं, कौन सी लिमिटिंग कंडीशन। तो फोकस पर ही बनवा दो, फिर अपन मान बढ़ा देंगे, फोकस पर बनवा दो प्रतिबिंब, बरोबर। तो फोकस पर प्रतिबिंब अगर हम बनवाते हैं, है ना, भी का मिनिमम मान कितना होना चाहिए। ठीक है, सुनो ना कि हम क्या प्रतिबिंब को लेंस से इमेज दर्पण के फोकस व पोल के बीच बनाने के लिए V1 मिनिमम कितना होना चाहिए, V1 का मिनिमम मान होगा 70, है ना। फिर 71 भी हो सकता है। 70 कैसे मास्टर, 70 कैसे, पगला गए हो मास्टर, तुम पगला गए हो, मांग खाए हो मास्टर तुम। हमने कहा पगलू, ये देखो ये कितना दिया है 80, ये कितना दिया है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। ये कितना है 10 सेंटीमीटर, फोकस। तो बेटा अधिकतम मान ये कितना हो जाएगा, इसका फोकस का दूरी कितना हुआ 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। तो भी मिनिमम कितना होना चाहिए 70। अब हमें किसका मान निकालना है, किसका मान निकालना है, यू का, यू। तो भी 70 होने के लिए यू निकालना है, तो 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब मैं कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं पगला गया हूं, आप करके बताओ जल्दी से कैलकुलेशन। फोकस दूरी इसकी 20 थी ना, जल्दी से हमको यू की वैल्यू निकाल के बता दो भैया। नहीं आना है, ओ मोरे लल्ला, ओ मोरा भैया, यू का मान बताओ जल्दी से मुझे। ये तो बढ़िया सवाल है, नोट्स में लिखने लायक, नोट्स में लिख लेना भाई साहब। मतलब आ जाना चाहिए, नहीं लिखो तो ऐसा खास जरूरी नहीं है। ब्रेन हैंग हो गया तो एक बार और देख लेना सॉल्यूशन, बाद में जब ब्रेन ना सही हो जाए तब। यू का मान जैसे आप बताना 33.33 सेंटीमीटर। ये क्या है, तो अवतल दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनाए। तो भाई साहब इसका मतलब तो ही आपने सही कैलकुलेशन किया भाई साहब। देखो सही कैलकुलेशन नहीं किए हो, हम सोच में पड़ गए। 28 आ गया है, 28। तो वस्तु की अधिकतम दूरी कितनी, 28 से ज्यादा, वस्तु जितनी ज्यादा दूर होगी प्रतिबिंब पास में बनेगा, पास में। वस्तु दूर तो प्रतिबिंब पास, यू को हम और कम करेंगे तो वस्तु दूर जाएगी, यू को और कम करेंगे तो वस्तु दूर जाएगी। तो आंसर इस हिसाब से कितना होना चाहिए 28, यू का मान 28 से ज्यादा होना नहीं, 28 से कम होना चाहिए। 28 आ रहा है ना, तो ये 28 आ रहा है, 28। ठीक है, तो यू का मान क्या होना चाहिए 28 से कम, कम ही होना चाहिए ना 28 से। सर 28 से कम क्यों, देखो हमने कहा वस्तु अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर, वस्तु इधर गई तो प्रतिबिंब आगे बढ़ा, वस्तु इधर गई तो प्रतिबिंब यहां बढ़ा। अब जब 28 सेंटीमीटर पे तब वस्तु यहां प्रतिबिंब यहां बन रहा है, तब प्रतिबिंब यहां बन रहा है, हमें प्रतिबिंब बनाना है इनके बीच में, तो उसको थोड़ा और खिसकाओ, थोड़ा इसको और खिसकाओ, तो इधर खिसकाओगे, इधर खिसकाओगे तब प्रतिबिंब यहां खिसकेगा, वस्तु को इधर खिसकाओगे तो प्रतिबिंब यहां खिसकेगा। अपन ने तो यहां बनाया ना, यहां पर बनाया, हमें कहां बनवाना है, यहां पर बनाना है। तो जब 28 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब यहां बन रहा है, थोड़ा और खिसकाओगे तो प्रतिबिंब आगे बढ़ेगा, प्रतिबिंब आगे बढ़ेगा। तो 28 से कम में अधिकतम मान कितना है बेटा, 28 से कम में अधिकतम मान कितना है 25 है। अब मैं देखता हूं थोड़ा सा इसमें मुझे एक लाइन में और थोड़ा दिक्कत लग रहा है कि उसको प्रतिबिंब उसी स्थान पर रहता है, भले अवतल दर्पण को हटा लें। इसका क्या मतलब है, तो उसका प्रतिबिंब उस स्थान पर ही रहता है,
इसका मतलब ठीक है, वही इसका मतलब वही है कि प्रतिबिंब यहाँ बना, अब कल दर्पण रखा है तो किरण लौट के आई यहाँ ही, तो ही प्रतिबिंब बन गया, यही मतलब है इसका। चलो ओ हाँ यार, चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहना। थैंक यू सो मच। आंसर बेटा एक बार चेक कर लेना कितना आ रहा है। आप 28 बोल रहे थे तो मैंने 28 लिख दिया। क्लास की बेटा हम पहले छुट्टी कर चुके थे, हम तो डाउट बता रहा था वो वाला। तो बच्चों मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।